ये क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर रहे इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है बिट्स क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। देखो पेपर 9 OMSM ऊपर में आपको दिख रहा होगा ICMAI लिखा हुआ और इसको हम लोग बोलते हैं बिट्स क्वेश्चंस। ये रहा बिट क्वेश्चंस बोल के एक PDF इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किया गया है, तो अपने वही रेफर करेंगे। वो क्यों रेफर करेंगे? क्योंकि यहां पे पास्ट क्वेश्चंस आपको सारे कवर्ड है और जितना भी इंस्टीट्यूट के तरफ से जो इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो गया ये सब उसका एक कंपाइलर है बेसिकली। तो अपने इधर उधर कहीं रेफर नहीं करके स्ट्रेट इसको रेफर करेंगे। और अगर आपको ये रेफर करना है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, नीचे लिंक में मैंने डाल दिया है बिट क्वेश्चंस का PDF है, आप स्ट्रेट डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट ले लो, नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है डायरेक्टली कर लो। नीचे आपको ये मिल जाएगा, मस्ट डाउनलोड करके उसको सॉल्व करो। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर वन या तो आप पहले डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लो और ट्राई करो कि जितना हो पाए। कहीं आप अटको तो हम लोग 1-2 MCQs अपने पास कितने हैं इसमें, हम लोग OM का MCQs करेंगे इस वीडियो में। इट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 से लेके वो चलेगा आई थिंक 125 122 ऐसा कुछ है। हाँ ये रहा, ये चलेगा लगभग, अच्छा 127 क्वेश्चंस है, ये अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फटाफट से सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसी के जस्ट बाद आप देखोगे आंसर की आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आंसर की भी आपके सामने है। अगर आप चाहो, ये रेकमेंडेशन भी है, एक बार आपका थ्योरी रिवीजन हो गया, पढ़ना हो गया, आप थोड़ा क्लियर हो, क्लैरिटी है दिमाग में OM थ्योरी को लेके, तो नीचे बिट क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करो और मस्त सॉल्व करना चालू कर दो। एक बार आप सॉल्व कर लोगे फिर बीच बीच में आंसर रेफर करते जाना, ये लास्ट में एक साथ आंसर रेफर करना। जहां जो गलत हो रहा है या जिस क्वेश्चन पे आप अटक गए, सोच नहीं पा रहे कि कैसे करना है, तो आप साथ में आना। हम लोग सीरियली चलेंगे, ये मैं जंप करके नहीं जाऊंगा, पहले 1 फिर 5 फिर 4 ऐसा नहीं, 1 2 3 एकदम सीरियली क्रोनोलॉजिकली चलेंगे। जहां आप अटको बिल्कुल वहां पहुंच जाना और रेफर कर लेना। या फिर ये तो एक तरीका हुआ, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसमें हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, और अगर आपको मेरे साथ साथ चलना है, कुछ नहीं स्पीड बढ़ा लो थोड़ा सा, YouTube में ऑप्शन है स्पीड बढ़ा लो, मस्त एकदम संग में बैठो और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के मेरे संग आगे चलते जाओ। करेक्ट, हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व करते जाएंगे जहां बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे और हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाए। डन है बात? चलो फटाफट से आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें मैं आपको धीरे धीरे टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरीके से MCQ सॉल्व करना चाहिए ये भी कवर करता चलूंगा। तो आप अगर ये वीडियो पूरा रेफर कर रहे हो तो इसमें आपका फायदा ही होना है कि बहुत बार ऐसा होगा, प्रोफेशनल एग्जाम्स है, प्रोफेशनल एग्जाम में हर क्वेश्चन, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो शायद आपका पढ़ा हुआ नहीं, आपसे स्किप हो गया होगा कहीं पे, वो क्वेश्चन आ जाए। तो अब क्या एग्जाम में बैठ चुके हैं, वो क्वेश्चन आ चुका है और हमें नहीं आता, तो दो ऑप्शन है, या तो एक आप छोड़ दो जो मैक्सिमम लोग करेंगे, या फिर दूसरा ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन और बिना तुक्का मारे। ऐसा नहीं कि जय माता दी जो ऑप्शन आया वो टिक कर दिए, नहीं, एक कैलकुलेटेड गेस लेंगे, एक प्रॉपर कैलकुलेटेड गेस लेंगे, जो ऑप्शन सही नहीं लग रहा उसको काट के फिर देखेंगे अच्छा बचे हुए एक दो ऑप्शन, अगर सपोज करो 2 ऑप्शन बच गए तो उसमें बेस्ट पॉसिबल कौन सा होगा। ये सब हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप ये पूरा देख लोगे, आपको MCQ सॉल्व कैसे करना है उसका आइडिया लगेगा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। कौन सा MCQ सॉल्व करे कौन सा नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, MCQ सॉल्व करना आना चाहिए, वो अपने को ज्यादा जानना है। करेक्ट है बात? चलो आओ इधर, यहां अपने को करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन को चूज करना है, कुछ नहीं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक को टिक मारना है। डन? आओ पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन विच वन इज कॉल्ड एज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे कहते हैं ये हमने डिस्कस कर रखा है। एजाइल का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एजाइल इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब ही होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप फ्लेक्सिबल हो। तो अगर आप ये वर्ड का मतलब भी जानते हो, यू नो द आंसर विल बी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कल को अगर मान लो कोई चेंज आ गया, आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गया, प्रोडक्शन फैसिलिटी में कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, या आपका प्रोडक्ट में लोग यूजर्स डिमांड कर रहे हैं कुछ चेंज करने को, तो आप वो चेंज कर लो। ये नहीं कि आप चेंज नहीं करोगे, जो नोकिया ने गलती किया था, नोकिया वाज नॉट एजाइल, वो चेंज नहीं किया, वो एक ही फोन बना रहा था और बस उसको बनाता चला गया, इवन दो लोगों को स्मार्टफोन चाहिए था। करेक्ट? तो हमने ये क्लास में डिस्कस कर रखा है, नोकिया वगैरह वाला एग्जांपल भी था, फ्लेक्सिबिलिटी, सेंस बना।
उसके बाद आउट द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग लेस कंट्रोलेबल कौन सा है? लेस कंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल ये हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसमें से लेस कंट्रोलेबल कौन सा है, कौन सा हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते? आंसर में देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस कंट्रोलेबल। इसमें इट्स प्रेफरेबल या सजेस्टेड आप सारा ऑप्शंस पढ़ो। पहला बोला मशीन ब्रेकडाउन, हाँ आप ब्रेकडाउन को पूरा कंट्रोल तो नहीं कर सकते, ये आंसर लग रहा है और मोस्ट लाइकली ये आंसर होना भी चाहिए, पर एक बार आगे भी पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी कि बाकी नहीं होना चाहिए। हाँ, अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, लेबर अपने कंट्रोल में, एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए तो हायर कर लेंगे, फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मशीन चाहिए तो खरीद लेंगे मार्केट से, नंबर ऑफ शिफ्ट्स पर डे, 2 में ऑपरेट करो, 3 में ऑपरेट करो या 1 में ऑपरेट करो, ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिसीजन होगा। सेंस बना? तो ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल does attribute beginning of substantial increase in sales and profits? बस ये वर्ड्स पे फोकस करो। क्वेश्चन बोला पीएलसी के स्टेजेस में सब्सटैंशियल इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट क्या है? सब्सटैंशियल इंक्रीज मतलब क्या? बहुत ज्यादा इंक्रीज होना। तो सेल एंड प्रॉफिट कौन से स्टेज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली ग्रोथ स्टेज में। ग्रोथ स्टेज ही तो है जहां पे प्रोडक्ट पॉपुलर बनता है, लोग उसको खरीदने लगते हैं, करेक्ट? तो सब्सटैंशियल इंक्रीज इन सेल्स। इनमें से कौन सा इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी? ये नॉट को ना ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी आपको ध्यान अगर होगा, इसको हम लोग बोलते थे आउटपुट बाय इनपुट, इसको हम बोलते थे आउटपुट बाय इनपुट। देखो ना, इनमें से कौन सा एक रेशियो नहीं है? मैन आवर आउटपुट, नंबर ऑफ मैन आवर, सॉरी आउटपुट डिवाइडेड बाय मैन आवर्स वर्कड या मैन आवर्स एम्प्लॉयड, वो हो गया प्रोडक्टिविटी रेशियो है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी रेशियो तो वो आउटपुट बाय इनपुट ही है खुद में ही, तो ये भी नहीं हो सकता। टीक्यूएम कब से एक रेशियो होने लगा? उसको तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते थे, वहां हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते थे, डिफेक्ट्स को कम करते थे, कहीं पे भी रिटर्न वगैरह होना है, क्वालिटी को इंश्योर करते थे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी करते थे, वर्कर्स को इन्वॉल्व कर करके। तो टीक्यूएम प्रोडक्टिविटी का इंडेक्स नहीं है। नेक्स्ट, अगर देखिए फाइनेंशियल रेशियो, वो भी एक इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी एक प्रोडक्टिविटी का रेशियो है। इनपुट में आप कितना कैपिटल लगा रहे हो अपने बिजनेस में वर्सेस उससे कमाई कितना आया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेंस बना? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी रीस्केड्यूल्ड विदाउट अफेक्टिंग अदर एक्टिविटीज प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग दोनों एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होने चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। अगर आपको ध्यान होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, यानी पॉइंट बी। इसको हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम लोग स्लैक तो इवेंट के लिए आइडेंटिफाई करते थे, स्लैक हमेशा इवेंट के लिए होता था, L माइनस ई। फ्लोट होता था एक एक्टिविटी के लिए, टोटल फ्लोट। सबसे पहले हम टोटल फ्लोट निकालते थे, वो कैसे? लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, या लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम या स्टार्ट टाइम का डिफरेंस होगा टोटल फ्लोट। अब उससे हम निकालते थे फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता था? टोटल फ्लोट माइनस आगे का स्लैक माइनस करो, हेड इवेंट का स्लैक माइनस करो, ताकि आगे का इवेंट्स एंड एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट हो। इसके बाद इससे निकलता था इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या करता था? फ्री फ्लोट माइनस पीछे वाला स्लैक, टेल इवेंट का स्लैक, ताकि आगे का और पीछे का दोनों एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट हो। याद आ रहा है? इंडिपेंडेंट फ्लोट। नेक्स्ट, reliability and per unit cost of which of the following spares is less? स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। हमने डिस्कस किया था 4 टाइप के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो आपको यहां ऑप्शन में दिया हुआ है, रेगुलर, इंश्योरेंस, कैपिटल एंड रोटेबल। क्लास का हमने एग्जांपल लिया था और डिस्कस किया था, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कैमरा में जो माइक लगा, बैटरी लगा हुआ है, बैटरी, ये माइक खुद, जो वायर्स लगे हुए होते हैं क्लासरूम वगैरह में, वो सब अलग अलग टाइप के स्पेयर पार्ट्स है। प्रोजेक्टर को हमने क्लासिफाई किया था कैपिटल स्पेयर्स में। तो रिलायबिलिटी सबसे कम किसका है? माइक के बैटरी का।
माइक का बैटरी हम लोग को हर क्लास के बाद बदलना पड़ता है, पुराना बैटरी फेंक देते हैं, नया बैटरी खरीद लेते हैं। और बैटरी का कॉस्ट क्या होता है, एक बैटरी का 10 या 15 रुपया। तो रिलायबिलिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट किसका कम है, माइक के बैटरी का। मतलब रेगुलर स्पेस जो आपको बार बार लगता रहेगा, रेगुलर स्पेस। सेंस बना। लीड टाइम किसको बोलते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जब सप्लायर को हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे वर्सेस सप्लायर ने जब सामान भेजा, उसको बोलेंगे अपने लीड टाइम। मतलब टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल्स। उसके बाद शेड्यूलिंग में या स्केड्यूलिंग बोलो, स्केड्यूलिंग में कौन सा मेथड यूज करता है, आपने डिस्कस किए हैं 3। पर्ट सीपीएम जो यहां पे मेंशन्ड है, पर्ट सीपीएम तो यूज होता है, या साथ में गैंट चार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये 3 चीज यहां यूज होता है, पर्ट सीपीएम, गैंट चार्ट्स। एमआरपी का मतलब क्या, एमआरपी 1, एमआरपी 2, उसके बाद ईआरपी, ये फ्लो अपना चला था। तो एमआरपी 1, एमआरपी में हमने 2 चीज देखा था, एक होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। दोनों में से कौन सा दिया हुआ है वो देख लो। लेट्स से अगर आपको नहीं पता ये दोनों फुल फॉर्म, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है, रिकॉल नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो एम मतलब पहला ऑप्शन आपने पढ़ा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, स्ट्राइक कर जाएगा, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है तो ये हो सकता है। नेक्स्ट मटेरियल रीऑर्डरिंग प्लानिंग, ये कहीं ऐसा कुछ पढ़ा हुआ तो नहीं है। मटेरियल रिक्विजिशन प्रोसीजर, ये भी कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। मटेरियल रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, ये सब उतना पढ़ा नहीं लग रहा है, ज्यादा प्रोबेबल क्या लग रहा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। करेक्ट, कितना मटेरियल अपने को खरीदना है ये प्लान करके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इसके बाद एमआरपी 2 आता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग, बिल्कुल वैसा ही। इंपॉर्टेंट चार्ट्स इन प्रोग्राम कंट्रोल क्या है, वही स्केड्यूलिंग वाला जो अभी डिस्कस किया, गैंट चार्ट। स्केड्यूलिंग में जो यूज होता है गैंट चार्ट वो। नेक्स्ट आओ, वैरायटी रिडक्शन मतलब क्या, वैरायटी रिडक्शन इज जनरली नोन एज व्हाट। अब देखो ये सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आपको कहीं ऐसे अलग से वर्ड नहीं मिलेगा, तो पर अपने लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे। सुनो और सोचो, वैरायटी रिडक्शन मतलब क्या, कम वैरायटी बनाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस करा है 2 टाइप का लेआउट, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट। तो ये कहां पे आएगा, प्रोसेस लेआउट या प्रोडक्शन लेआउट में। प्रोडक्ट लेआउट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेस वैरायटी, कम वैरायटी है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेस वैरायटी। अरे भाई यही तो वैरायटी रिडक्शन है, इसको क्या, ये क्या ही नाम है। सिंप्लीफिकेशन, हाँ कुछ अलग टाइप का नाम लग रहा है, जहां पे हम लोग सिंप्लीफाइड मैनर में प्रोड्यूस करेंगे, कस्टमाइजेशन कुछ नहीं होगा, एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में प्रोडक्शन होगा, कस्टमाइजेशन कम रहेगा। तो आंसर कहीं ना कहीं ये लग रहा है, कस्टमाइजेशन कम होगा। करेक्ट, और ये अपने प्रोडक्ट लेआउट में ही होता है, लेस वैराइटीज जहां पे हुए। फिर वापस से देखो रिड्यूस्ड वैरायटी, नन ऑफ द अबव, ये सब उतना रेलेवेंट ऑप्शन नहीं लग रहा, तो आंसर बी। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। सेंस बना। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, ये तो भाई अपना सब्जेक्ट का नाम ही है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इनपुट लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में या डब्ल्यूआईपी के थ्रू फिनिश गुड्स में, और वो फिनिश गुड्स हम लोग आगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिलीवर करा देते हैं, फिर आफ्टर सेल सर्विस वगैरह किया जाता है, यही तो है। पर आपके बिट्स क्वेश्चन में ये पीडीएफ में आंसर मार्क किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स शीट में आंसर दिया हुआ है, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आगे भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, उधर में उन्होंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट को आंसर दे रखा है, तो मेरे हिसाब से आंसर शुड बी ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सेंस बना। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटीज, जो मास प्रोडक्शन में हम कर सकते हैं वो क्या है, मास प्रोडक्शन मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो वैरायटी क्या होगा, कम होगा, वैरायटी कम होना चाहिए। अब यहां कोई ऐसा तो बोला नहीं है 1 वैरायटी होगा 2 वैरायटी होगा, मास प्रोडक्शन बोला है, तो वैरायटी क्या होगा, फ्यू वैरायटीज इन लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम बड़ा वैरायटी कम हुआ, सीधा बात इतना है। करेक्ट, आपको ध्यान होगा चैप्टर 3 में हमने एकदम सुंदर सा एक चार्ट बनाया था, प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट। प्रोसेस लेआउट को फिर नीचे डिवाइड किया था जॉब शॉप, बैच प्रोसेस और प्रोजेक्ट प्रोसेस में, और प्रोडक्ट लेआउट को डिवाइड किया था 2 में, रेपिटेटिव प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद आ रहा है, बस ये वही है। तो यहां पे ये रेपिटेटिव प्रोसेस वाला बात किया, कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर बोला, एक ही प्रोडक्ट अगर बनता तो
तो फिर हम बोलते हैं वन वन ओनली, वो आगे देखेंगे। यहां पे फ्यू वैरायटीज, वैरायटी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। डन। रूटिंग एंड स्केड्यूलिंग बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन विच केस, ये हमारा डिस्कस किया हुआ, ये कॉम्प्लिकेट होता है बैच प्रोडक्शन में। बैच प्रोडक्शन में कॉम्प्लिकेट होता है, क्यों? हर बैच का साइज अलग हो सकता है, बैच के साइज पे आपका डिपेंड करेगा रूटिंग और स्केड्यूलिंग कैसा होना चाहिए। करेक्ट। जॉब शॉप में आपको मालूम है ऑर्डर साइज छोटा है, कस्टमाइजेशन है, तो आप उस हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। बाकी दोनों फ्लो प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, दोनों सिमिलर पॉइंट्स है, मतलब वैरायटी कम है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो आप उस हिसाब से रूटिंग एंड स्केड्यूलिंग कर लोगे। प्रॉब्लम आएगा बैच में, जब आपको मालूम नहीं होगा बैच का साइज कितना बनाना है। सेंस बना बिल्कुल। नेक्स्ट चलो, जीआईटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम परचेज। यहां कौन सा दिया हुआ है? अच्छा, यहां आप दोनों दिया हुआ है, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? क्या दोनों सिलेक्ट कर देंगे? नहीं। पहले कौन सा आता है? क्या हम लोग पहले प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे या पहले परचेज करेंगे? पहले प्रोडक्शन को प्लान किया जाएगा, तो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जस्ट इन टाइम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल्स का। सेंस बना? तो इसका आंसर होगा अपना जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जो पहला आता है उसको पहला प्रायोरिटी दे देंगे, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग इज व्हाट? पहला काम हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री को प्लान करेंगे। फर्स्ट स्टेज हम लोग इसमें फैक्ट्री को प्लान करते हैं, कहां पे फैक्ट्री खरीदना है, कितना बड़ा फैक्ट्री खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से फैक्ट्री खरीदना है, क्या पोर्ट के बगल में खरीदे अगर एक्सपोर्ट करना है, नहीं तो कहीं पे भी खरीद लो आप, इंडिया में चलेगा। फैक्ट्री कहां खरीदना है और उसको प्लान किए, फिर उसके अंदर लेआउट कैसा होना चाहिए वो प्लान करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस को प्लान करेंगे, कैसे उसमें काम होगा, एंड लास्ट में हम लोग प्रोसेस को प्लान करेंगे। प्रोसेस लेआउट होगा या प्रोडक्ट लेआउट होगा, प्रोसेस प्लानिंग जो अपने करते हैं डिस्कस। स्केड्यूलिंग डील्स विथ व्हाट? स्केड्यूलिंग तो भैया टाइम से ही डील करेगा, कब स्टार्ट करना है काम, कब खत्म करना है, ये उसका काम होगा। कहीं पे भी आपको टाइम दिखेगा मतलब हो गया स्केड्यूलिंग। ये रहा स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम, स्केड्यूलिंग। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या? एक रॉ मटेरियल आया, उसको आप डिसइंटीग्रेट कर दे रहे हो अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। वन रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। जैसे शुगर के केस में होता है, शुगर केन आया रॉ मटेरियल, शुगर केन रॉ मटेरियल में आया गन्ना जिसको बोलते हैं। शुगर केन रॉ मटेरियल में जब आ रहा है उससे दो चीज बनता है, मोलासिस भी बनते हैं और शुगर भी बनता है, वो हुआ डिसइंटीग्रेशन। तो यहां पे कौन सा है डिसइंटीग्रेशन? ऑटोमोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल में तो गाड़ी में पार्ट्स जुड़ते जाता है ना, वो इंटीग्रेशन से बनता है। ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव तो नहीं हो सकता। मिनरल वाटर का अगर बात करें, पानी में कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, पानी को तो हम लोग बॉटलिंग करते हैं, वो बस बॉटल्स में डाला जाता है थोड़ा सा प्रोसेस करके, रिफाइन करके। आंसर होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके वो अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, जिससे पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है और भी सारा जितना भी अपना ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी ये यूज होता है। क्लियर है? डिसइंटीग्रेशन। फिक्सिंग फ्लो लाइंस इन प्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट? फ्लो लाइंस का बात करें मतलब सामान कैसे कैसे फ्लो होना चाहिए, मटेरियल आपका रॉ मटेरियल कब आया और कैसे कैसे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में फ्लो हो रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम लोग डिसाइड कहां करते हैं? रूटिंग में। रूटिंग में ये डिसाइड किया जाता है। स्केड्यूलिंग में टाइम डिसाइड करते हैं। लोडिंग में हम लोग मशीन्स के अंदर में सामान को लोड करते हैं, रॉ मटेरियल इज लोडेड इनटू द मशीन्स। फिर रहा बात प्लानिंग में हम लोग सिर्फ प्लान बना रहे हैं कि कैसा फैक्ट्री होना चाहिए, कितने मशीन्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली रूटिंग में हम लोग फ्लो को डिसाइड कर रहे थे। नेक्स्ट बात करें तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा या कम? वापस से वो चैप्टर 3 वाला चार्ट को याद करो। अगर आपके पास नहीं है वो चार्ट, कोई दिक्कत का बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो में है वीडियोस, वो खोलो और वहां पे चार्ट बना हुआ आपको मिल जाएगा। चैप्टर 3 में प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट में जाना। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट में प्रोसेस को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 में, जॉब शॉप, ऑर्डर के हिसाब से जो बनता है, टेलरिंग वगैरह जो अपने एग्जाम्पल डिस्कस किए, उसके बाद में बैच प्रोसेस और उसके बाद में प्रोजेक्ट प्रोसेस।
और फिर हम लोग प्रोडक्ट लेआउट को डिवाइड करते हैं दो में, रेपिटेटिव फोकस, जैसे ऑटोमोबाइल्स, थोड़ा बहुत वैरायटी भी होगा उसमें, गाड़ियों का अलग अलग मॉडल्स बनता है और बहुत क्वांटिटी में बनता है, ह्यूज क्वांटिटी। और दूसरा आता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बोले तो जहां कमोडिटीज का बात करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मतलब जहां कमोडिटीज का बात किया जाता है, कमोडिटीज का जहां बात किया जाता है, कमोडिटीज में कैसा बात होगा, जैसे शुगर, शुगर बन रहा है भाई, शुगर केन से शुगर बनने का तरीका एक ही है, वहां कोई वैरायटी नहीं है, अलग अलग टाइप का शुगर नहीं बन रहा है, एक ही शुगर बन रहा है। सीमेंट, स्टील, ये सब जब बनता है, राइट, जैसे सॉल्ट, सॉल्ट बोलो, स्टील, सीमेंट, शुगर, ये सब बोलो, क्रूड ऑयल बोलो, ये सब जब बनता है तो उसका प्रोडक्शन का पैटर्न एक ही है, कोई वैरायटी नहीं है, सेम रॉ मटेरियल आएगा, बार बार आता रहेगा, बार बार हम लोग प्रोड्यूस करते रहेंगे, मल्टीपल क्वांटिटीज में करेंगे और वही प्रोडक्ट बन के आता रहेगा। सेंस बना? तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में क्या होता था, फिक्स कॉस्ट हाई होता था, क्योंकि वहां पे मशीन्स बहुत बड़े बड़े लगते थे, स्पेशलाइज्ड नेचर के मशीन्स लगते थे, बट वेरिएबल कॉस्ट कम होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट का बात किया, यानी वेरिएबल, वो क्या है, लोअर देन अदर सिस्टम्स, लोअर देन अदर सिस्टम्स। अब 21 में लाइन एफिशिएंसी का बात किया है, जो हमने डिस्कस कर रखा है, सिर्फ एक ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे बस, इसमें और कुछ भी नहीं जानने का है। ये चैप्टर में सम्स में कहीं आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन कुछ नहीं आता है, सिर्फ थ्योरेटिकल, बस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला जान लेना है। लाइन एफिशिएंसी क्या होता है, कुछ नहीं, टोटल अपना स्टेशन का टाइम कितना है, टोटल स्टेशन टाइम कितना है वर्सेस एक का साइकिल टाइम कितना, इनटू नंबर ऑफ स्टेशंस इनटू 100। सिंपल सा ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला एक बार आपको दिमाग में रखना है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो अपना डिस्कस किया हुआ है, बस ये मार्क कर लो, लाइन एफिशिएंसी के लिए होता है। टेम्परिंग, टेम्परिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, टेम्परिंग क्या होता है, यहां पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट, हीट से चीजों को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील, स्टील जब बनता है वो गर्म करके अलग अलग शेप में डाला जाता है। गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी जब बनता है तो उसको भी हीट ट्रीटमेंट से बनाया जाता है। तो यहां पे क्या बनेगा, टेम्परिंग मतलब हीट ट्रीटमेंट, जैसे स्टील इस तरीके से बनता है, करेक्ट। अब प्रोडक्शन प्लानिंग में कौन सा फोरकास्टिंग होगा, आपको अगर याद होगा मैंने बता रखा है, प्रोडक्शन एंड सेल्स अगर आपने देख लिया, प्रोडक्शन एंड सेल्स मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में आप प्रोडक्शन एंड सेल्स का बात करोगे, राइट, जो वीक्स का होगा, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 1 महीना मैक्सिमम, इस टाइप का बात, करेक्ट। नेक्स्ट, स्केड्यूलिंग मतलब क्या, स्केड्यूलिंग क्या आपको दिखाता है, अगेन टाइम का बात करेगा तो देखो टाइम कहां है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, मटेरियल कॉस्ट नहीं, विच रिसोर्स शुड डू विच जॉब एंड व्हेन, टाइम। नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग व्हाट, इसमें आपको कहां कहां डाउट होता है, देखो प्लांट लेआउट तो इससे नहीं डिटरमाइन होगा फॉर श्योर, मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस तो इससे नहीं डिटरमाइन होगा, तो कहां दो में आपको डाउट आ सकता है, हमने सम सॉल्व कर रखा है ना, उससे सोचते हैं। एक प्रोडक्शन प्रोग्राम, हाँ कौन सा क्वांटिटी, कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है वो, या फिर प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स अगर आप सोचो, हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करते थे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ यूनिट, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड वाई बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। एक्स और वाई के लिए हम लोग वो लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्म्युलेट करते थे, राइट। तो एक्स और वाई यहां पे क्या है, ए का क्वांटिटी, बी का क्वांटिटी, मतलब प्रोडक्ट मिक्स, ए कितना प्रोड्यूस करे, बी कितना प्रोड्यूस करे, तो बेटर आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स। Next, effective capacity is not influenced by which of the following factors? Forecast of demand, डिमांड अगर ज्यादा होगा कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल इन्फ्लुएंस हुआ, इससे इन्फ्लुएंस हुआ। क्वेश्चन पूछा है which of the following factors does not influence, नॉट वर्ड पे फोकस करना। नेक्स्ट, प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगर आपका ज्यादा होगा तो कैपेसिटी कम रखने में काम चलेगा, पर एफिशिएंसी अगर कम है आपको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी पे भी इंफ्लुएंस हो जाता है। नेक्स्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर आपके पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग अवेलेबल है, आपका कैपेसिटी खत्म, किसी और को दे दो बनाने के लिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग से भी इंफ्लुएंस हुआ, तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। सेंस बन रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हैंग आने लगा, बस बिल्कुल इसी तरीके से करना है और क्या।
की एस्पेक्ट्स इन प्रोसेस स्ट्रैटेजी डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रोसेस स्ट्रैटेजी में हमने डिस्कस कर रखा है तीन चीज, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर रखा है। तीन चीज क्या इंक्लूड होता है, मेक और बाय, कैपिटल इंटेंसिटी एंड प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या नहीं हुआ उसमें, पैकेजिंग। लेट्स से आपका नहीं पढ़ा हुआ होगा तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोसेस स्ट्रैटेजी, कैसा अपना प्रोसेस होना चाहिए वो कैसे होगा, लॉजिकली सोचना। मेक और बाय, हाँ ये प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए कि आप अपनी जगह पे बनाओगे या किसी और से खरीदोगे, बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट कैपिटल, हाँ आपका प्रोसेस लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा। नेक्स्ट प्रोसेस का फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल है, क्या आप रिजिड हो या फ्लेक्सिबल हो। तीनों ही चीज प्रोसेस में कवर लग रहा है। पैकेजिंग ये तो प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो पैकिंग डिपार्टमेंट करेगा। सेंस बना। नेक्स्ट, वर्कर को इन्वॉल्व करना एज अ रीसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन या ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्या एग्जांपल है। ऐसे तो ये क्वालिटी सर्कल है, पर मान लो आपको नहीं पता, मैं बस एग्जांपल बोल रहा हूं। ये हमने पढ़ रखा है, क्वालिटी सर्कल का मतलब वर्कर को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। मैनेजमेंट के संग टैक्सी फॉर श्योर का एग्जांपल लिया था। मैनेजमेंट बैठता है, वर्कर बैठता है, मैनेजमेंट वर्कर को चाय पानी नाश्ता भी करा देता है, उसके बाद बात करता है। कोई भी पॉलिसी चेंज करना हो तो वर्कर का अप्रूवल या अग्रीमेंट पहले लिया जाता है। और वर्कर्स सिंस दे आर क्लोज टू द कस्टमर्स, जैसे सेल्स के लोग दे आर क्लोज टू द कस्टमर्स, वो शायद बेटर फीडबैक भी दे पाते हैं। सेंस बना। क्वालिटी सर्कल। मान लो आपने ये नहीं पढ़ रखा, एससीएम मतलब क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वहां वर्कर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, वहां तो सप्लायर और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम तो प्रोडक्शन और परचेज का बात कर रहा है। फिर एमआरपी, एमआरपी मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, वापस मटेरियल परचेज का बात किया, तो इनमें वर्कर का बात कहां हो रहा है, क्वालिटी सर्कल। वर्कर को इन्वॉल्व करो ताकि अपना क्वालिटी बेटर हो पाए। सेंस बना। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग इन इंटरमीडिएट रेंज इज नोन एज व्हाट, इंटरमीडिएट मतलब क्या, एग्रीगेट। तीन होता ना, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म। इंटरमीडिएट को अपने बोलते थे एग्रीगेट प्लानिंग। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग व्हाट, ब्रेक डाउन कॉस्ट। अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बढ़ा दोगे, ब्रेक डाउन होने का चांस कम हो जाएगा। एसी सर्विसिंग, कार सर्विसिंग वगैरह का एग्जांपल से हमने डिस्कस किया ना, गर्मी का महीना आता है, हम लोग एसी को सर्विस कराते हैं, क्यों, क्योंकि वो चलते चलते कहीं खराब नहीं हो जाए, करेक्ट, उसका लाइफ बढ़ जाए, यूजफुल लाइफ को एक्सटेंड करते हैं हम लोग। ब्रेक डाउन कॉस्ट, अब यहां पे आप देखोगे अगर ब्रेक डाउन कॉस्ट का नाम ही नहीं दिया है, पर शट डाउन कॉस्ट तो दिया है ना, वही इक्विपमेंट खराब हो जाए, वो शट डाउन हो जाए, उसको, उस कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए, ब्रेक डाउन को अवॉइड करने के लिए, आप चाहो तो बगल में ब्रेक डाउन लिख सकते हो, ये वही है। डन यहां तक, चलो 30 क्वेश्चंस डन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, क्वालिटी अश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन में कौन सा आईएसओ स्टैंडर्ड लगता है। अगर आपको ध्यान होगा, एसी इंस्टॉलेशन का एग्जांपल हमने डिस्कस किया, पहले एसी को हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, फिर उसको हम लोग प्रोक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर किया, प्रोड्यूस किया, इंस्पेक्शन क्वालिटी चेक किया, डिलीवर करके सर्विसिंग कराते हैं, इंस्टॉल कराते हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी दिया जाता है। इतना तक ये सारा प्रोसेस है। अब सारा प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है, अगर सारा प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो वो कवर होगा 9001 में। तो अपने को क्या कवर करना है, 9001 में वो सारा कवर हुआ। फिर आप पहला वाला एक हटा दो, डिजाइन डेवलपमेंट हटा दो, मतलब प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन का अगर हम बात करें तो वो कवर होगा किसमें, 9002 में। सेंस बना। प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन मतलब आगे से सर्विसिंग हटाया और पीछे से डिजाइन डेवलपमेंट हटाया, डिस्कस किया हुआ है, वो कवर होगा 9002 में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन जॉब प्रोडक्शन, जॉब शॉप। अभी इतना देर से जो चैप्टर 3 चार्ट कर रहे हैं वो क्या है, अगेन प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट। प्रोसेस लेआउट में तीन टाइप, जॉब शॉप यानी ऑर्डर के हिसाब से जो बनता है, टेलरिंग वगैरह जो हम कराते हैं, गया गारमेंट शॉप में, शादी का सीजन आ रहा है अगर तो शादी के कपड़े सिलवाने, तो गए फैशन डिजाइनर के यहाँ पे गए, साड़ी मतलब साड़ी बोल रहा सॉरी, कपड़े सिलवाने के लिए, करेक्ट। तो वो हो गया अपना जॉब शॉप। एक जन का अपना मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ा होगा, फिर उसी हिसाब से बैच प्रोडक्शन आता है, आइसक्रीम, कोका कोला, बुक प्रोडक्शन, और फिर अपना होता था उसके बाद हम लोग देखते थे प्रोजेक्ट लेआउट। प्रोजेक्ट लेआउट होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट लेआउट को डिवाइड करते थे दो में, रेपिटेटिव फोकस
एंड कंटिन्यूअस फोकस। रेपिटेटिव में होता था ऑटोमोबाइल्स, कुछ वैरायटीज होंगी, कुछ वैरायटीज भी होंगी और क्वांटिटी भी ज्यादा होगा। कंटिन्यूअस का हम बात करते थे कमोडिटीज में लगता था, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट कमोडिटीज में लगता था, जहां पे हम लोग एक ही टाइप का प्रोडक्ट होगा और ह्यूज क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करते हुए जाएंगे। सेंस बना? तो यहां पे क्या, जॉब प्रोडक्शन में किसको प्रोड्यूस करेंगे, जॉब प्रोडक्शन में कितना वैरायटी होगा, यहां पे वैरायटी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। जैसे टेलरिंग, देखो लार्ज वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। सेंस बना? और फ्लो प्रोडक्शन, फ्लो मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कहां यूज होता है, कमोडिटीज में। एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनते जाएगा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनते जाएगा और मल्टीपल क्वांटिटी, सीमेंट, शुगर, स्टील, ये सब एग्जांपल। वन ओनली, वन वैरायटी, कितना वैरायटी होगा, वन। एकदम डन है यहां तक, परफेक्ट। नेक्स्ट, जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन इज व्हाट। जॉब प्रोडक्शन में वॉल्यूम कम रहता है, ऑर्डर का साइज छोटा रहता है। एक जन जाएगा, एक कपड़ा सिलवाएगा, दूसरा जन जाएगा, दूसरा कपड़ा सिलवाएगा, इस तरीके से, राइट। तो यहां पे ऑर्डर का साइज क्या रहेगा, स्मॉल, और कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा रहता है, वैरायटी बहुत ज्यादा रहता है, करेक्ट। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट टू व्हाट, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, यहां पे रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो, प्रोडक्शन करते रहते हैं। अगर कभी रिक्वायरमेंट कम हो गया तो इसको स्टॉक में डाल देंगे, और कभी रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो स्टॉक से निकाल के बेच देंगे। फॉर स्टॉक एंड सप्लाई, फॉर स्टॉक एंड सप्लाई। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट इन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोसेस लेआउट, जहां पे वैरायटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम कम होगा। इन्वेंट्री कॉस्ट यहां पे क्या होना चाहिए, हायर होगा। इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट क्या होगा, हायर, करेक्ट। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रहेगा, फिक्स कॉस्ट कम रहेगा, क्योंकि ये स्किल बेस्ड काम है, मशीन नहीं लगते यहां पे। सेंस बना? एकदम डन है यहां तक, आगे चले, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल क्या है। प्रोडक्शन हम लोग तब स्टार्ट करेंगे जब पता है क्या प्रोड्यूस करना है, और ये पता करना कि क्या प्रोड्यूस करना है वो मार्केट रिसर्च का बात होता है। पहले आप मार्केट रिसर्च करोगे, कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे, फिर प्रोडक्ट डिजाइन किया जाएगा, और फिर हम लोग प्रोडक्शन का काम करेंगे। सेंस बना? ये डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, प्रेफर्ड नंबर्स। अगर आप ये बात करो, इसको क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। जैसे कोका कोला या ऑटोमोबाइल्स के केस में बात करें, कोका कोला के पास स्प्राइट, फैंटा, थम्स अप, स्प्राइट, फैंटा, थम्स अप, कोका कोला और भी बहुत सारे वैरायटीज हैं। तो उसके पास, उसको मालूम है कितना वैरायटी, लेट से 8 वैरायटी उसको प्रोड्यूस करना है, तो उसका प्रेफर्ड नंबर 8 है। 8 प्रेफर्ड नंबर्स है, 1 2 3, किसको पहला प्रेफरेंस दे और कितना क्वांटिटी में कौन से वैरायटी को प्रोड्यूस करना है। तो कुछ नहीं, ये सिंपल वैरायटीज का बात करता है। कोका कोला, ऑटोमोबाइल्स के केस में कि कौन से वैरायटी का गाड़ी प्रोड्यूस करना है, जहां पे लिमिटेड वैरायटीज हैं वहां प्रेफर्ड नंबर का बात आ जाता है, करेक्ट है बात। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेकिंग प्रोविजन। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर को असेस करना है भाई, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग ओएम को चालू ही हम लोग इससे करते थे। फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स फोरकास्ट इज व्हाट, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स फॉर अ फ्यूचर पीरियड। सेल्स को हम एस्टिमेट करते हैं फॉर अ फ्यूचर पीरियड, करेक्ट है बात। नेक्स्ट, टाइम होराइजन फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट। जो टाइम होराइजन अपना फोरकास्टिंग का रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके पर्पस पे। भाई आप क्या चीज का फोरकास्टिंग कर रहे हो, सेल्स प्रोडक्शन का करना है तो शॉर्ट टर्म होगा, कैपेसिटी एडजस्टमेंट का करना है, एक्सपेंसेस का करना है, बजटिंग करना है तो मीडियम टर्म होगा, एग्रीगेट प्लानिंग जिसको हम बोलेंगे। और अगर आपको नया कैपेसिटी बिल्ड करने का बात करना है, नया फैक्ट्री बैठाने का बात करना है तो वो लॉन्ग टर्म होगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द पर्पस, आपके पर्पस पे डिपेंड करेगा कि आप क्यों फोरकास्टिंग कर रहे हो। नेक्स्ट, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग कितने पीरियड का होगा, वो हमने बोल रखा था शॉर्ट टर्म वीक्स में होगा, डेज एंड वीक्स। मीडियम टर्म यूजुअली मंथ्स में होगा, और लॉन्ग टर्म ईयर्स में जाएगा, 5 इयर्स के आसपास। तो ये मीडियम टर्म का पूछा है, क्या होगा, मंथ्स में, मंथ्स वाला फोरकास्ट, करेक्ट। रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग क्या होना चाहिए, ईयर्स में 5 साल के आसपास, 1 ईयर मत मार्क कर देना,
1 ईयर मीडियम टर्म में ही कवर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के बीच का पीरियड है। लॉन्ग टर्म मतलब नया कैपेसिटी लेना है, 5 साल का बात करेंगे। टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, क्या आप किसी इंप्लॉय को 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए रिक्रूट करोगे? नहीं। उसको आप कब के लिए रिक्रूट करोगे? ट्राई करोगे ना कि वो हमेशा रहे आपके साथ, उस पर भी खर्चा इनकर किया जा रहा है। तो ये होगा अपना लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, फ्यूचर मैन पावर क्या रिक्वायरमेंट होना उस हिसाब से आप रिक्रूटमेंट करते हो। करेक्ट। फिर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग कहां यूजफुल है? चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग कहां यूजफुल होगा सोच के तो समझ में आ रहा है। हाँ, नया कैपेसिटी बिल्ड करना है तब लगेगा, आरएनडी का कुछ बात है तब लगेगा, मैन पावर को रिक्रूट करना है तब लगेगा। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपके दिमाग में, हो सकता है नहीं आए, नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, पढ़ के देखते हैं। आरएनडी में लगता है हाँ, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का तो चीज होगा नहीं, ये लॉन्ग टर्म तो हो गई। नेक्स्ट जॉब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और सेल्स तो शॉर्ट टर्म हो गया। फिर मटेरियल को परचेज करना, प्रोडक्शन का ही बात किया। फिर मैन पावर रिक्वायर्ड इन द कमिंग मंथ, अरे मंथ आगे अगले महीने के लिए मैन पावर क्या हुआ है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया। तो पहला आरएनडी को प्लान करने के लिए आपका लगेगा लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। नेक्स्ट मीडियम रेंज फोरकास्टिंग जो है वो क्या चीज के लिए लगता था, या तो आप इससे एक्सपेंसेस को प्लान करो, एक्सपेंसेस बजटिंग वगैरह हम करते थे मीडियम रेंज फोरकास्टिंग में, या फिर कैपेसिटी एडजस्टमेंट कि मान लो टेम्पोरेरीली आपको कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए, क्या आपके मशीन्स तो फुल यूटिलाइज्ड है, तो क्या आप बाहर किसी से सब कॉन्ट्रैक्टिंग या ओवर टाइम प्रोडक्शन में किसी को लाओगे, लेबर्स को ओवर टाइम करा लो, या सब कॉन्ट्रैक्टिंग बाहर किसी से मटेरियल्स खरीद लो। तो कब कहां लगेगा ये देखो, कैपेसिटी एडजस्टमेंट में। कैपेसिटी एडजस्टमेंट, बाकी 3 देखो, लोडिंग कैपेसिटी, लोडिंग मतलब क्या, वापस प्रोडक्शन का बात किया तो ये शॉर्ट टर्म में लगेगा। मटेरियल्स फॉर नेक्स्ट मंथ, वापस प्रोडक्शन, तो ये शॉर्ट टर्म हुआ। एंड लास्ट अगर देखें, डिसाइड वेदर टू रिसीव प्रोडक्शन ऑर्डर, फिर से प्रोडक्शन, तो शॉर्ट टर्म। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म। डन है। आओ टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मैन एंड मशीन, फिर से ये प्रोडक्शन का बात कर रहा है, प्रोडक्शन या सेल्स, वापस फोरकास्टिंग, किस टाइप का फोरकास्टिंग होना चाहिए, वर्कलोड, वापस प्रोडक्शन का बात किया ना कि आप प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हो, मतलब शॉर्ट टर्म। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोरकास्टिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को फोरकास्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं, वो तो सेल्स को फोरकास्ट करने में ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट अवेलेबल कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी के हिसाब से ही तो आप फोरकास्ट बनाओगे ना प्रोडक्शन का, कैपेसिटी। वापस इनकम एंड चेंजेस इन प्रेफरेंस, ये ज्यादा सेल्स को फोरकास्ट करने में काम आएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल टू ऐड यूज वैल्यू, मतलब आप रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो ताकि वो फिनिश गुड में बदल जाए। करेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में तो यही करते हैं ना, रॉ मटेरियल को लाते हैं फैक्ट्री में, कुछ उस पे उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स बाय एडिंग वैल्यू, उस पे या तो लोग काम करते हैं या मशीन्स के थ्रू वो एक अच्छा प्रोडक्ट के अंदर बन जाता है विच इज यूजफुल टू द कंज्यूमर, वो कोई वैल्यू, वो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू ऐड करता है, वो कुछ यूज रखता है। करेक्ट। डिसइंटीग्रेशन, प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन, जो अभी हमने पढ़ा क्रूड ऑयल वाला एग्जांपल, शुगर केन वाला एग्जांपल, क्या होता है यहां पे, इट अंडरगोस चेंजेस इन व्हाट, इकोनॉमिक वैल्यू, वो तो नहीं, उससे बेटर भी आंसर्स हो सकते हैं। देखो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ क्रूड ऑयल उसका फिजिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, उसके केमिकल कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं। करेक्ट, तो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो चेंज करता है। नेक्स्ट आओ देखो, use of any process or procedure designed to transform a set of input elements into a set of output elements is known as what, input को जब हम output में convert करते हैं तो क्या बोलेंगे, operations planning। सिंस वो यहां पे नहीं, operations management यहां बोलते, पर सिंस वो यहां ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्शन। करेक्ट, ऐसा घटिया घटिया आंसर अपने कभी मार्क नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ये तो क्वेश्चन में ही आपको बोला है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे,
टेक्निकली इसको बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम ये कर रहे हैं, वो नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग, वो नहीं है तो प्रोडक्शन, कुछ ऐसा ही बोलेंगे, बस ये रहा, सेंस बना। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, वापस ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। ऑपरेशन मैनेजमेंट ओएम में यही तो कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आया वर्सेस फिनिश गुड्स कस्टमर के पास गया। नेक्स्ट, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है? डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? ओएम में 2 ऑब्जेक्टिव होता था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आपको ध्यान है प्रॉफिट बढ़ाना है। रेवेन्यू किससे आता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कॉस्ट पे हम कम, कॉस्ट को कम करते थे। रेवेन्यू बढ़ाना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ेगा। कॉस्ट को कम करना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर करो, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ प्लानिंग, द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्या है स्कोप? क्या प्रोडक्ट्स में है? नहीं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोनों में ही है। अब यहां पे बात है, आप सी और डी किस में मार्क करोगे? सी भी आप मार्क कर सकते हो, पर वहां डी अगर आप पढ़ो, अनलिमिटेड स्कोप है, कोई भी एक्टिविटी में हम ये प्रोडक्शन प्लानिंग ओएम के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यहां प्रोडक्ट भी कवर्ड है, यहां सर्विस भी कवर्ड है, या यहां पे प्रोडक्ट प्लस सर्विस भी कवर्ड है। तो टेक्निकली द आंसर शुड बी डी, प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों कवर्ड है, दोनों का एक पैकेज। जैसे टीचिंग, प्रोडक्ट और बुक्स भी हम आपको देते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, दोनों पे भी तो अप्लाई करेगा ना। नेक्स्ट, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफन प्रोड्यूसेस व्हिच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक गुड क्वालिटी का ही प्रोडक्ट अपने प्रोड्यूस करेंगे ना, और ज्यादा वैरायटी नहीं रहेगा, कम वैरायटी रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा करने का ट्राई करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वही हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। इसके नेक्स्ट ऑप्शन आप देखो, लिखा है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इन लार्ज वॉल्यूम्स। ये आपके ऊपर है, लार्ज वॉल्यूम करना है कम वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है, बस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट सिस्टम, वापस वही प्रोसेस लेआउट प्रोडक्ट लेआउट का फर्क पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा? अगर आप देखो, पहला क्या बोला, प्रोजेक्ट सिस्टम में इक्विपमेंट मशीनरी फिक्स्ड है, गलत। प्रोजेक्ट में तो इक्विपमेंट मशीनरी वेरिएबल होगा, ज्यादा इक्विपमेंट मशीनरी लगता भी नहीं है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट सिस्टम में मशीनरी इक्विपमेंट फिक्स्ड है, हाँ ये सही लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। एंड इन द प्रोजेक्ट सिस्टम दे आर नॉट फिक्स्ड, बिल्कुल बी ही सही लग रहा है। नेक्स्ट, 58, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है एफिशिएंट प्रोडक्शन से? अगर प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा मतलब क्वालिटी गुड्स बन के आएंगे, क्वालिटी गुड्स बन के आएंगे मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलेंगी, राइट? देखो, ही कैन सेव मनी, मतलब इररिलेवेंट चीज है, ये बहुत ही स्टूपिड आंसर होगा। नेक्स्ट, he will have product of his choice, ऐसा कुछ नहीं है। he gets increased use value in the product, उसको एक valuable product मिलेगा, मतलब आंसर सी। नेक्स्ट, two important functions that are to be done by the production department are, अगर आप देखो ये क्वेश्चन पूछा 2 important functions, ठीक है, और 3 ऑप्शन में देखो एक एक ऑप्शन लिखा है, तो वो तो आप उसमें क्या 2 अलग अलग मार्क करोगे? नहीं, एक ही ऑप्शन है जहां पे 2 लिखा है, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग, ये दोनों ही प्रोडक्शन के फंक्शंस है। शेड्यूलिंग भी हम इसमें करते हैं, मशीन में कितना क्वांटिटी लोड करना है फॉर प्रोडक्शन वो भी इसी में डिसाइड करते हैं, राइट? नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नोन एज व्हाट? ये मैंने आपको हाईलाइट भी कराया था, इस डिस्पैचिंग में मैंने आपको बोला था इसको डिलीवरी से आप कंफ्यूज करोगे, मतलब फिनिश गुड्स हम कस्टमर को डिस्पैच या डिलीवर कर रहे हैं, पर वो नहीं होगा। डिस्पैचिंग मतलब प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, डिस्पैचिंग। एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग व्हेन टू स्टार्ट एंड एंड, अरे ये तो स्केड्यूलिंग ही होगा, व्हेन या टाइम का बात करते हैं, स्केड्यूलिंग, नथिंग एल्स, करेक्ट बात। नेक्स्ट, in an organization the production planning and control department, production planning and control कहां आएगा? production planning and control department मतलब किस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा? आपका इंस्टिंक्ट बोलेगा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट, अरे यहां तो प्लान कर रहे हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट, पर नहीं, प्लानिंग डिपार्टमेंट मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट वाला बात हो गया।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट का बात किया। प्रोडक्शन प्लानिंग किस में आएगा? ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का पार्ट होगा वो तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इन जॉब प्रोडक्शन मतलब जॉब प्रोसेस लेआउट, जहां पे वॉल्यूम कम रहेगा, वैरायटी ज्यादा रहेगा, कस्टमाइजेशन ज्यादा रहेगा, वहां पे मशीन्स नहीं लगते, लेबर ज्यादा लगता है, टेलरिंग, हाईली स्किल्ड लेबर का जरूरत है। क्या है यहाँ पे? जॉब प्रोडक्शन में हम लोग को स्किल्ड लेबर्स चाहिए। क्लियर है यहां तक एकदम क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। वहां क्या बोला? इन कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग, अभी इतना देर से तो यही बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेआउट को डिवाइड कर देते हैं। रेपिटेटिव लेआउट मतलब ऑटोमोबाइल वाला, फ्यू वैरायटी हाई वॉल्यूम, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस फोकस, या उसको फ्लो प्रोडक्शन या फ्लो मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट कमोडिटी वाला, एक प्रोडक्ट और ह्यूज क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन होता रहेगा। वहां क्या चाहिए अपने को? वहां पे मशीन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई। क्यों भाई? स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट चाहिए। शुगर आपको प्रोड्यूस करना है, कोई भी मशीन कर देगा? नहीं, स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट चाहिए। स्टील प्रोडक्शन के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, ये सब कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए हम लोग को चाहिए होता है स्पेशल मशीन टूल्स अपने को लगते हैं। और जब स्पेशल मशीनरी लग रहा है ना, तो आप वो मशीन को किसी एरे गहरे वर्कर के हाथ में नहीं दोगे। स्किल्ड लेबरर्स आपको चाहिए जो वो मशीन को यूज करना जाने, ऑपरेट करना जाने। सेंस बना? नेक्स्ट बोल रहा है मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन यानी क्या? जॉब लेआउट, जॉब शॉप, जो इतने देर से बात कर रहे हैं, मतलब टेलरिंग वाला एग्जांपल। जा रहे हैं हम लोग किसी शादी वादी में, अगर अटेंड करना है तो अपने को कपड़ा चाहिए होता है, तो वो फैशन इंडस्ट्री पूरा जॉब लेआउट ही तो है, जॉब प्रोडक्शन। हर कोई लेट से आप अपने फ्रेंड ग्रुप के संग 5 लोग अगर कपड़ा सिलवाने जा रहे हैं, क्या सब 5 लोग का मेजरमेंट सेम रहेगा? नहीं। तो इसलिए ये 5 लोग का ऑर्डर अलग अलग रहेगा, क्योंकि सबका मेजरमेंट अलग अलग है। तो वो होता है अपना जॉब प्रोडक्शन। मोस्ट सुटेबल लेआउट यहां क्या होगा? प्रोसेस लेआउट, क्योंकि यहां वैरायटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है। पर यूनिट, पर एक ऑर्डर का क्वांटिटी कम रहेगा, पर वैरायटी अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग रेंज का आएगा, अलग अलग टाइप का आएगा। और कंटिन्यूअस के लिए कौन सा सूटेबल लेआउट होता है? लाइन प्रोडक्शन, या बोले तो प्रोडक्ट लेआउट। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, शुगर वाला प्रोडक्शन क्या होता है? उसमें एक लाइन से मशीन्स लगे होते हैं, एक लाइन से मशीन्स लगे होंगे। शुगर केन आप यहां से डालोगे, पहले मशीन में शुगर केन गया, फिर उससे निकलेगा, नेक्स्ट मशीन में जाएगा, इस तरह से एक के बाद एक मशीन से शुगर केन से निकल जाएगा, लास्ट में जाके शुगर। एक तरफ शुगर केन गया, दूसरी तरफ शुगर फाइनल आउटपुट में आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लेआउट। अब प्रोडक्ट लेआउट तो वर्ड है नहीं, प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम होता था लाइन लेआउट, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट का एक दूसरा नाम होता था लाइन लेआउट। सेंस बना यहां तक? इसके बाद वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल्स ऑफ लाइन लेआउट अभी ऊपर देखिए कहां लग रहा है, ऊपर तो डिस्कस किए किस जगह में कौन से टाइप के प्रोडक्ट में लगेगा। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में लाइन लेआउट यानी प्रोडक्ट लेआउट लग रहा है। कौन सा एग्जांपल होगा इसमें? कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी यहां आपको दिख रहा है। कमोडिटीज क्या है? शुगर, सीमेंट, स्टील, सीमेंट है ना, सीमेंट। बाकी तीनों में आप देखो, रिपेयर वर्कशॉप, वेल्डिंग वर्कशॉप या इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तीनों में अगर आप देखो ये सर्विस नेचर के बिजनेसेस है, सर्विस नेचर है इनका, तो ये यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, सर्विस हो रहा है, तो यूजुअली प्रोजेक्ट लेआउट ही यहां लगेगा। करेक्ट है? बहुत डिटेल में अपने चैप्टर 3 में डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ गोइंग अराउंड इन द प्रोडक्शन शॉप टू नोट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। आप प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में घूम रहे हो, क्या चीज के लिए? टू नोट की काम का क्या प्रोग्रेस रहा है, प्रोग्रेस ऑफ वर्क नोट कर रहे हो, क्या जो होना चाहिए था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज व्हाट? इसको अपने बोलेंगे फॉलो अप। आप फॉलो अप कर रहे हो अपने वर्कर्स के साथ, आप बाकी प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ, कि क्या जो काम होना चाहिए था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। करेक्ट?
जस्ट लाइक इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्शन राउंड पे निकले हो, सेंस बना। फिर लाइन ऑफ बेस्ट वे फिट, ये तो अपने देख के रखे हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कहां पढ़ते थे, डिमांड फोरकास्टिंग में। उसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, रिग्रेशन लाइन वाला कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अगर आप ऑब्जेक्टिव्स का बात करोगे, पहला इंस्टिंक्ट बोलेगा अरे उसमें तो ईओक्यू और जिट, ईओक्यू एंड जिट सिस्टम आ रहा है, तो ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, ये टिक कर देंगे। बट एक बार सारा ऑप्शन पढ़ लो। यहां बोला ईओक्यू, चलो ठीक है, वहां हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, टू गो इन द मार्केट एंड परचेज मटेरियल, ये क्या वाहियात लॉजिक, वाहियात पॉइंट बोला है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंटली सो एज टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट्स। यहां बोल रहा है जितना अपना अवेलेबल कैपिटल है उसको ढंग से यूज करो ताकि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले। मतलब क्या हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये कवर नहीं होता कि हम लोग परचेज में बल्क परचेज करके डिस्काउंट ले, बल्क परचेज करके डिस्काउंट ले, तो वो ईओक्यू में तो नहीं आएगा ना। बल्क परचेज डिस्काउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल को ढंग से यूज कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम रिजल्ट यील्ड हो पाए, सेव कर रहे हैं कॉस्ट को। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। सेंस बना। नेक्स्ट, द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल को बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे यूज करोगे, बहुत अलग अलग केसेस हो सकते हैं। जैसे आप अगर बोलो ऑटोमेटिक मशीन्स, ये प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का बात नहीं करेगा क्योंकि यहां पे तो पैसे लगेंगे। ऑटोमेटिक मशीन्स लगाने से आप खाली वर्कर पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आप कैपिटल को ढंग से यूज कर रहे हो, इससे ये प्रूव नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, इफेक्टिव लेबर कंट्रोल। हाँ, लेबर कंट्रोल से आप कहीं ना कहीं कैपिटल बेस्ट पॉसिबल मैनर में लेबर का एफिशिएंसी अगर आप बढ़ाओगे, अननेसेसरी अनवांटेड लेबर आपके पास नहीं है, तो आप कैपिटल कहीं ना कहीं अच्छे से यूज कर रहे हो। पर बाकी भी एग्जांपल्स पढ़ते हैं, एक ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, टू यूज गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी है, चलो ठीक है, ढंग से अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लगाएंगे तो कैपिटल प्रोडक्टिविटी बेटर होगा, अच्छे जगह सही जगह इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट, productivity of capital is to be increased through effective material management। मटीरियल प्रोडक्ट का मेन कंपोनेंट खर्चा, जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट को अगर आप ढंग से मैनेज करोगे, आपका बेस्ट तरीके से कैपिटल प्रोटेक्ट या प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का बेस्ट एग्जांपल वही रहेगा। तो क्या आपने मार्क करेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है, मतलब एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करो, बेस्ट तरीके से मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट करो ताकि आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो। सेंस बना, क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, एमआरपी स्टैंड्स फॉर, दो चीज अपने पढ़े, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग या मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। खोज लो कौन सा आंसर मैच करेगा यहां पे, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मैच किया, सेंस बना। नेक्स्ट बोल रहा है साइकिल टाइम, वापस से लाइन बैलेंसिंग का बात किया। लाइन बैलेंसिंग में क्या बोल रहा है, साइकिल टाइम जो लाइन बैलेंसिंग में यूज होता है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट टाइम एलिमेंट। नहीं, वो ग्रेटर होता है लार्जेस्ट या हाईएस्ट टाइम एलिमेंट से, तो ये तो नहीं होगा। क्या होगा, इट मस्ट बी लेस देन द हाईएस्ट टाइम एलिमेंट। नहीं, इट मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन द हाईएस्ट टाइम एलिमेंट। परफेक्ट, यही आंसर है। फॉर्मूला अभी देखे थे, याद है ना, नंबर ऑफ स्टेशन टोटल स्टेशन टाइम डिवाइड बाय साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100। बस वही यहां पे बात किया कि जो अपना साइकिल टाइम है वो क्या होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन द हाईएस्ट टाइम जो प्रॉब्लम में दिया होगा। ये ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको एक बार जान लेना है, ये सबसे उतना आता नहीं है। नेक्स्ट बात करें प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग किसका बात करेगा, प्लानिंग किसका बात करेगा, देखो सबसे पहला बोल रहा है व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड, क्या क्या फैसिलिटीज अपने को चाहिए, एंड हाउ इट मस्ट बी लेड आउट, क्या फैसिलिटीज चाहिए और उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो अपने प्रोडक्शन प्लानिंग में ही करते हैं, प्रोडक्शन को प्लान करने का फर्स्ट स्टेप यही हो जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू सेल, ये नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस चलो फिर भी ठीक है, व्हेन वेयर टू सेल ये सब नहीं करते हैं हम लोग। डिमांड क्या होना चाहिए, तो डिमांड फोरकास्टिंग या सेल्स फोरकास्टिंग का बात है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर ए है।
क्या फैसिलिटीज चाहिए और उसका लेआउट क्या होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ये अपना पूरा प्रोडक्शन प्लानिंग। सेंस बना। नेक्स्ट, प्रोसेस प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से काम करना है ये डिसाइड करते हैं। तो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या क्या मशीन रिक्वायर्ड है, क्या क्या ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, नहीं, क्या प्लान कर रहे हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल, काम कैसे हो रहा है, प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोसेस लेआउट या प्रोडक्ट लेआउट। प्रोसेस लेआउट में क्या है, कोई भी किस तरीके से भी प्रोसेस फ्लो करेगा, डोमिनोज पिज्जा वाला एग्जांपल याद है ना। और प्रोडक्ट लेआउट में क्या हो रहा है, एक लाइन में काम होता चला जाएगा, एक के बाद दूसरा मशीन, फिर उसके बाद तीसरा मशीन, चौथा मशीन। तो फ्लो ऑफ मटेरियल डिसाइड करता है कैसे मटेरियल फ्लो होगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन प्लानिंग में क्या होगा, द प्लानर प्लान्स ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर्स एंड द सीक्वेंस। हाँ, ये तो ऑपरेशन प्लानिंग में हम लोग करते हैं ऑपरेशंस, कुछ नहीं, प्रोडक्शन प्लानिंग का ही दूसरा एक तरह से वही बात कर रहा है। प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग क्या कर रहे हैं, हर एक ऑपरेशन को प्लान कर रहे हैं, कब क्या करना है और कौन से वर्क सेंटर यानी कौन से मशीन पे, कौन से डिपार्टमेंट पे ये काम होगा, एंड सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंसिंग, राउटिंग, फ्लो ऑफ मटेरियल, ये सब तो डिसाइड करते ही है ना अपने, ये करते हैं। पर एक बार बाकी भी देख लेते हैं। टूल्स डिसाइड किया, खाली ये नहीं करते, मशीन डिसाइड किया, खाली ये नहीं करते, और मटेरियल डिसाइड किया, खाली ये नहीं करते। तो पूरा ऑपरेशन को ही प्लान कर रहे हैं कि क्या काम कहां करना है और किस सीक्वेंस में करना है। बेस्ट आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट, बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर हैज टू, क्या रूटिंग मतलब किस रूट से आपको जाना है, काम कैसे होना चाहिए, फ्लो ऑफ मटेरियल क्या होगा, उससे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, आपको यह डिसाइड करना है कि आपका अवेलेबल रिसोर्सेज को आप बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे एलोकेट करोगे। ये तो भाई ओएम का ही ऑब्जेक्टिव है ना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना है। यहां आपने करेंगे ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज को डिसाइड किया। सेंस बना, वो डिसाइड किया। नेक्स्ट, ये दोनों आप थोड़ा सा देखना, ये दोनों एक बार बस जान लो, ऐसे कहीं बुक में नहीं दिया, बस एक बार जान लो। इसमें क्या होता है, quantities for which the planner has to prepare production plan are known as, प्रोडक्शन प्लानिंग में यूजुअली क्या होता है पता है, प्रोडक्शन प्लान में एक डॉक्यूमेंट बनता है नोन एज प्लानिंग स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको मिलेगा प्लानिंग स्पेसिफिकेशन। प्लानिंग स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखा होता है पता है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कितने क्वांटिटी में करना है। प्रोडक्शन प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरे के पूरे प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हैं, कौन सा गुड बनाना है, कब बनाना है, कितने क्वांटिटी में बनाना है और किस सीक्वेंस में बनेगा, राइट। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कितना बनाना है, यहां पे क्वांटिटी प्लान कर रहे हैं ना, क्वांटिटी प्लान कर रहे हैं। तो जब क्वांटिटी हम लोग प्लान करते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट उसके लिए बनता है नोन एज प्लानिंग स्पेसिफिकेशंस, और उसमें क्वांटिटी हम लोग प्रॉपरली प्लान करते हैं। एक शेड्यूल बनेगा, आज के दिन कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, कल के दिन कितना करेंगे, परसों के दिन कितना करेंगे, फिर संडे के दिन कितना करेंगे, राइट। फुल एकदम डिटेल में क्वांटिटी प्लानिंग किया जाएगा। तो इसको हम लोग क्वांटिटी प्लानिंग, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं। पर जो स्टैंडर्ड बनेगा ना, देखो जो स्टैंडर्ड बनेगा, जो प्लान बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड। कुछ नहीं, बस ये आपको जानना है, सिंपल सा चीज है। प्रोडक्शन प्लान में, प्रोडक्शन प्लानिंग में जब हम लोग क्वांटिटी रिलेटेड प्लान बनाते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है ना, जो डॉक्यूमेंट बनता है जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स के लिए बनेगा, उसको बोलते हैं प्लानिंग स्पेसिफिकेशंस, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग स्पेसिफिकेशंस। सिंपल सा बात है, ये बुक में नहीं मिलेगा, बुक में है भी नहीं, अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं है, इसलिए एक बार बस इसको जान लेना है, इन सब में ज्यादा माथापच्ची नहीं करना। नेक्स्ट, इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ एलओबी लाइन बैलेंसिंग, द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इज गिवन बाय व्हाट। फॉर्मूला अभी देखा था, क्या होता है, स्टेशन टाइम, टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100। तो जो टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम है वो तो ठीक है, इनटू जो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन है वो क्या होगा, यहां पे यही पूछा है। तो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन जो है दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन साइकिल टाइम। टोटल टाइम अपॉन साइकिल टाइम होता है वो, बस
ये जान लेना है। लाइन बैलेंसिंग में अपने को दो चीज जानना है जो अपने देखे, एक पूरा फॉर्मूला टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100, और नंबर ऑफ वर्क स्टेशन मतलब क्या, टोटल टाइम बाय साइकिल टाइम। ये दो चीज जान लिया, मोर देन इनफ है। परफेक्ट। नेक्स्ट आगे चलो, क्या बोला, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन अ टाइम स्केल। फिर टाइम का बात कर दिया, और मैंने क्या बोला, टाइम मतलब स्केड्यूलिंग, टाइम मतलब कुछ नहीं, स्केड्यूलिंग। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लोड ऑन हैंड, आपके पास कितना पेंडिंग काम है करने को, आपको कितना काम करना है, पेंडिंग कितना है, राइट, एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर मतलब टोटल कैपेसिटी आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। इन दोनों के रिलेशनशिप का जब हम बात करें तो क्या बोलेंगे, भाई अपने पास कितना पेंडिंग काम है हाथ में करने को, लेट से 100 क्वांटिटी और प्रोड्यूस करना है और कैपेसिटी है 200 क्वांटिटी का, इसको क्या बोलेंगे, बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर पाए कि कमती से कमती टाइम में जल्दी से जल्दी सारा प्रोड्यूस हो जाए, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केड्यूलिंग। वो तो टाइम का बात करता है। लोडिंग, हाँ लोडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मटेरियल्स को मशीन में डाल रहे होते हैं, लोड कर रहे होते हैं ताकि प्रोडक्शन जल्दी हो। लेट से आपको नहीं मालूम ये, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रूटिंग। रूटिंग में क्या था, फ्लो ऑफ मटेरियल डिसाइड करते हैं, वहां पे लोड का क्या बात करेगा, वहां पे तो फ्लो ऑफ मटेरियल्स डिसाइड किया जाता है, लोड का कोई बात नहीं है, तो रूटिंग नहीं है। कंट्रोलिंग, क्या उसको कंट्रोलिंग बोलेंगे, नहीं, कंट्रोल मतलब असेसमेंट, जो सोचा था वर्सेस जो हो रहा है क्या वो सही है, तो ये भी नहीं, तो बेस्ट आ रहा है लोडिंग। लोडिंग इज द आंसर, जो अपना लोड ऑन हैंड है वर्सेस उसको कैपेसिटी, अवेलेबल कैपेसिटी कैसे अपने पूरा यूज कर पाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आया, वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ लोडिंग, भाई लोडिंग का काम क्या है, लोडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं लोडिंग। लोडिंग मतलब आपके पास कितना पेंडिंग काम है वो आप कैसे मशीन्स में डालते रहोगे, मतलब ऐसा नहीं हो कि मशीन, लेट से सपोज करो शुगर केन का जो अपने एग्जांपल लिए, रॉ मटेरियल आया मशीन में चला गया, ठीक है, एक मशीन में वो चला गया, अब वो निकल के आइडल नहीं पड़ा रहना चाहिए वरना दूसरा मशीन आइडल रह जाएगा, तो ये तुरंत दूसरे मशीन में जाए, और फिर जो पहला मशीन आइडल रह गया उसमें और रॉ मटेरियल लाके डालो। कोई भी मशीन आइडल नहीं रहे, कोई भी वर्कर आइडल नहीं रहे, मतलब आइडल टाइम को कम करना लोडिंग का ऑब्जेक्टिव है, कुछ नहीं, मेन ओएम का ऑब्जेक्टिव ये ना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बस वही है। देखो ऑपरेटर आइडल टाइम, वेटिंग टाइम या मशीन टाइम सबको मिनिमम करना है, कहीं कोई आइडल नहीं रहे, ना लेबर आइडल रहे, ना ऑपरेटर आइडल रहे, ना मशीन आइडल रहे। उसके बाद वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्केड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग का प्रिंसिपल हमने कर रखा है, स्केड्यूलिंग में हम लोग टॉप का स्केड्यूल बनाते हैं, टॉप का प्लान करते हैं, मतलब टॉप प्रिंसिपल है ना इसका, टास्क प्लान करते हैं, टी मतलब टास्क मैनेजमेंट, टास्क साइज का प्रिंसिपल रहता है, ओ ऑपरेशन का सीक्वेंस का प्रिंसिपल रहता है, पी प्रोडक्शन प्लान का प्रिंसिपल रहता है, ये तीनों का वो प्रिंसिपल बनाता है। तो यहां पे क्या है, क्या यहाँ पे टास्क है, ऑपरेशन है या प्रोडक्शन है, ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन सीक्वेंस ये रहा ओ, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सीक्वेंस, ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस। नेक्स्ट, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग क्या है, एग्रीगेट प्लानिंग क्या है, अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड नहीं, ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, ऑपरेशंस का लिस्ट नहीं, तो वेग सा क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि आउटपुट एंड सेल्स को ओवरऑल यूनिट में एक्सप्रेस करो। भाई वो तो कोई भी करेगा, वो एग्रीगेट प्लानिंग में अलग से क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म प्लान बना लो या लॉन्ग टर्म प्लान बना लो, वो सभी एक लॉजिकल यूनिट में ही मेजर करेंगे। आउटपुट को आप अगर सपोज करो यूनिट्स में डाल रहे हो, सेल्स को अमाउंट में डाल रहे हो रुपीस के टर्म्स में, तो वैसे ही तो हर कोई मेजर करेगा, इसमें अलग क्या हो रहा है, सेंस बना, बस ये। नेक्स्ट, इन एग्रीगेट प्लानिंग one of the methods in modification of डिमांड को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे करेंगे, एग्रीगेट प्लानिंग मतलब मिड टर्म प्लानिंग, इंटरमीडिएट प्लानिंग कैसे करेंगे, डिमांड मॉडिफाई करना है। मूवी हॉल का एग्जांपल लो ना, मूवी हॉल फोन कॉल्स वाला, मूवी हॉल में क्या होता है, आपको नाइट शोज महंगा मिलता है, वीकेंड का शोज महंगा मिलता है, मॉर्निंग शो सस्ता मिलता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड। क्यों है मॉर्निंग का शो सस्ता,
क्योंकि रात वाले शोज पे प्रेशर ना पड़े, कैपेसिटी लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए ताकि हर कोई मूवी देख पाए। और ये नहीं हो कि सबको सिर्फ रात वाला ही शो देखना है, नहीं, कुछ लोग सुबह भी देखना चाहे, वो भी कैपेसिटी यूज होते रहे, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये होगा अपना डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग की है हॉलीडेज वगैरह पे जब आप जाते हो, सीजन के टाइम में जाओगे, गर्मी की छुट्टी, विंटर वेकेशन, जो अब तो अपना नहीं होता है पर जब होता था उस समय फ्लाइट फेयर ज्यादा महंगा रहेगा, होटल का रूम रेंट्स जो रहेगा दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव। क्यों? वो सीजन का टाइम है, डिमांड हाई रहेगा। वही आप ऑफ सीजन में जाओ, लेट्स से अप्रैल में, जब कोई छुट्टी नहीं है, काम का प्रेशर भी बहुत रहता है, मार्च एंड की तरफ में आपको हर जगह डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग, क्योंकि उनको अपना कैपेसिटी मीट करना होता है ना। सेंस बना? अब डिमांड को आप एम्प्लॉइज को ले ऑफ करके डिमांड कैसे, वो तो सप्लाई ठीक कर पाओगे। ओवर टाइम वर्क करा के डिमांड कैसे बदल दोगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग से आप डिमांड कैसे बदल दोगे, ये सब बाकी तीन तो सप्लाई के पॉइंट्स थे। डिफरेंशियल प्राइसिंग से आप डिमांड को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो कि वो इधर से उधर शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट, ये तीन सप्लाई के थे। सेंस बना? नेक्स्ट, इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज्ड इन मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अब बात करें सप्लाई का, कैसे करेंगे सप्लाई को मॉडिफाई? नंबर वन, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन अगेन वो अपने हाथ में नहीं है, एडवर्टाइजिंग से आप डिमांड इंफ्लुएंस कर सकते हो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, इसमें भी आप डिमांड इंफ्लुएंस कर रहे हो, डिमांड इंफ्लुएंस कर रहे हो। चाय के संग आप चीनी बनाने लग जाओ, शुगर, तो इसका मतलब ये थोड़ी चाय का भी सेल बढ़ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, वो तो डिमांड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, बैकलॉगिंग, आपका जो पेंडिंग ऑर्डर्स था आप सब प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इससे सप्लाई क्या चेंज हो, तो आपका डिमांड आया हुआ ही था। तो लास्ट इसमें क्या बचा? हायरिंग एंड लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज। जब आप एम्प्लॉइज को हायर करके हायर या ले ऑफ कर रहे हो, अगर मान लो ऑर्डर डिमांड बहुत आया हुआ है तो आप लोगों को हायर करो ताकि आप सप्लाई कर पाओ, और अगर डिमांड कम आ रहा है, उतना ज्यादा आपको सप्लाई नहीं करना है, भाई ले ऑफ कर दो। हायरिंग एंड लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज, उससे आप सप्लाई को मॉडिफाई कर सकते हो। सही है यहां पे? चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज, आप एकदम मस्ती मस्ती में शेड्यूलिंग या रूटिंग में से कुछ एक टिक करोगे, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये नहीं लिखा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, उसमें क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। उसमें लिखा है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। और कंट्रोल मतलब क्या? जो प्लान आपने पहले बनाया था, अब हम उसको इंश्योर कर रहे हैं क्या ये प्लान हमारा मीट हो रहा है या नहीं। कंट्रोल का बात क्या है यहां पे, राइट? तो इसमें क्या होगा? ये तीनों ही नहीं होंगे। डी, triggering of production operations and observing the progress and recording the deviation। यहां पे हम चेक करते हैं एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड परफॉर्मेंस, क्या इन दोनों के बीच में कोई बहुत डिफरेंस है, और जो डिविएशंस है वो क्या है, उस पे रीजंस आइडेंटिफाई एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स क्या है? प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? डिजाइन शीट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, लिस्ट ऑफ मटेरियल ये सब कुछ नहीं होता। रूट कार्ड, कंट्रोल चार्ट, अगेन कंट्रोल के लिए एक डॉक्यूमेंट है, यहां प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट पूछा। रूट कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कौन सा मटेरियल किस रूट से फॉलो करेगा उसका पूरा डिटेल इसमें रहता है, रूटिंग में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, the way in which we can assess the efficiency of the production plant। आप प्रोडक्शन का एफिशिएंसी कैसे असेस करोगे? एफिशिएंट डिस्पैचिंग नहीं, यहां तो खाली इंस्ट्रक्शन इश्यू किया जाता है ना डिस्पैचिंग में। बाय मैन्युफैक्चरिंग अ गुड प्रोडक्ट नहीं, इससे एफिशिएंसी का क्या लेना देना। by comparing actual performance with the targets specified in the program। हाँ, जो आपने सोचा था, जो टारगेट सेट किया था, वर्सेस जो आपने अचीव किया एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर आप इन दोनों को ढंग से मेजर कर पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड योर एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी सेट कर पाओगे बाय कंपेयरिंग एक्चुअल विद द टारगेट्स, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल एंड टारगेट्स। नेक्स्ट,
91। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड हम जा चुके हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। देखो क्वेश्चन 91 क्या बोलता है, प्रोडक्शन कंट्रोल, वापस से कंट्रोल का बात करें। कंट्रोल क्या चीज से कंसर्न रहेगा? कंट्रोल में हम क्या करते हैं, प्लान को देखते हैं, क्या प्लान बनाया था, जो प्लान बनाया था वर्सेस जो अभी रिजल्ट आया है, वर्सेस जो रिजल्ट आया है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और जो भी डेविएशन है या जो भी हम लोग को कुछ ठीक करना है, कुछ रेक्टिफाई करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है, ले लेंगे। तो प्रोडक्शन में कंट्रोल में क्या कर रहा है, ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन लेबर, ये सब नहीं, मटेरियल मैनेजमेंट नहीं, प्रोडक्ट डिजाइन नहीं, पहला वाला असेसमेंट। ये वर्ड असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। असेस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं प्लांट परफॉर्मेंस जो सोचा था वैसा था या नहीं था, कुछ गड़बड़ था तो क्यों था, और वो वापस नहीं होना चाहिए। सेंस बना? यही करते हैं ना कंट्रोल में। नेक्स्ट, When work centers are used in optimal sequence, अगर हम ऑप्टिमल सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑप्टिमल सीक्वेंस मतलब कहीं कोई मशीन आइडल नहीं है, एक मशीन पे काम हुआ वो दूसरे में चला गया, पहले वाला कुछ और काम करने लगा, दूसरे मशीन से काम हुआ वो तीसरे पे चला गया, दूसरा वाला कुछ और करने लगा। कहीं कोई मशीन आइडल नहीं है, सब लोग एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। सेटअप टाइम को कम किया जा रहा है, बार बार मशीन बंद नहीं हो रहा, बार बार उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो एक बार शुरू किया, एक बार सेटअप टाइम इनकर किया और बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको हम लोग चलाते रहेंगे। हम लोग करते हैं ना सीक्वेंसिंग चैप्टर में, सीक्वेंसिंग चैप्टर में यही तो करते थे। जॉनसन एल्गोरिदम भी किया था, जो सीक्वेंसिंग क्या कर रहे थे, सेटअप टाइम को मिनिमाइज कर रहे थे ना। नेक्स्ट, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपेडाइटिंग, एक्सपेडाइटिंग मतलब कुछ नहीं, प्रोसेस को स्पीड अप करना। एक्सपेडाइटिंग यानी स्पीडिंग अप द प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है यहां पे देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन को हम स्केड्यूल्ड प्रोडक्शन से देखते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कंट्रोल का तरीका है। दिस इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल। एक्सपेडाइटिंग इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सोचा था, जो प्लान किया था वर्सेस जो एक्चुअल रिजल्ट अपने पास आया, इन दोनों को बार बार कंपेयर करते हैं, इन दोनों को बार बार कंपेयर करते हैं। जेड चार्ट, ये देखो, ये जो जेड चार्ट का 2 पॉइंट है, ये जेड चार्ट का जो 2 पॉइंट है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, पर्ट एंड सीपीएम, जो आप चैप्टर 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हो, पर्ट में आता है यूजुअली जेड चार्ट बोल के, पर वो अपने सिलेबस में नहीं, अपने से यूजुअली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछता है उसमें। वो इंस्टीट्यूट का बोला हुआ है कि पर्ट से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर सिंस यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव है, एक बार बस देख लेते हैं, बाकी डिटेल में ये फाइनल लेवल पे आता है। जेड चार्ट किस लिए यूज होता है? अगेन पर्ट एंड सीपीएम का पार्ट है, आप बस इतना जान लो, जेड चार्ट पर्ट में यूज करते हैं। पर्ट एंड सीपीएम कहां यूज होगा? स्केड्यूलिंग, प्रोग्राम कंट्रोल, करेक्ट। नेक्स्ट, जेड चार्ट कैन बी यूज्ड टू शो व्हाट, वो क्या दिखाता है, वो 3 चीज बताता है। ऑप्टिमम टाइम, कितने टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यू खत्म होना चाहिए, ऑप्टिमल टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम, बेसी से बेसी, पेसिमिस्टिक टाइम, बेसी से बेसी कितना टाइम लगेगा ये प्रोजेक्ट को खत्म करने में, राइट। एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जल्दी से जल्दी आप कितने टाइम में या कितने समय में प्रोजेक्ट को खत्म कर दोगे। तो वो ये 3 प्लान का एनालिसिस देता है, मतलब प्लान एंड परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है और लास्ट में डेविएशन बताता है। क्यों ये कैसे किया है, कैसे हम लोग ये लिखे, क्योंकि ये कंट्रोल का टेक्निक है ना, सीधा सीधा मालूम है कंट्रोल क्या करेगा, प्लान को एक्चुअल के संग कंपेयर किया, डेविएशन बताया, बस वही सेम लॉजिक। सेंस बन रहा है? अगर आपको सब कुछ नहीं भी मालूम है तो भी आप कैसे एमसीक्यूज मैनेज कर पा रहे हो, और ये नॉर्मल बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, और वो किसी को भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका पढ़ा हुआ है, आपके बगल में जो बैठा है उसका नहीं पढ़ा हुआ, या आपका नहीं पढ़ा हुआ और उसका पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। उसको मैनेज करना आना चाहिए, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स किस एरिया में हम लोग यूज करते हैं, हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं हर चैप्टर में। जब असाइनमेंट पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि हर जगह अब कंप्यूटर्स का काम है। अब कहीं पे भी इंडिविजुअल मैनुअल काम नहीं होता है, अपने को पढ़ना है बस जानने के लिए कि कैसे काम करते हैं।
बाकी सब सॉफ्टवेयर कर रहे होते। तो इसमें असाइनमेंट, स्केड्यूलिंग, लोडिंग, ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम कंप्यूटर्स करते हैं। इसी में सिम्युलेशन वगैरह सब कुछ कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस टाइम सीक्वेंस। अरे टाइम मतलब क्या? स्केड्यूलिंग, सॉरी सीक्वेंसिंग मार्क कर दिया। टाइम मतलब ही स्केड्यूलिंग, आपको दूसरा कुछ माथा ही नहीं लगाना है। व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू फिनिश, स्केड्यूलिंग। सेंस बना? नेक्स्ट, arrangement of machines depending on sequence, arrangement of machines depending on sequence of operations happens in where? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से आप जब मशीन्स को अरेंज कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट लेआउट में होगा ना, रॉ मटेरियल आया, एक मशीन में घुसा, उसके बाद दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया और लास्ट में एफजी निकल के आया। तो किसमें हो रहा है ये? प्रोडक्ट लेआउट यानी लाइन लेआउट, लाइन लेआउट में हो रहा है ना। नेक्स्ट, इशूइंग नेसेसरी ऑर्डर्स, नेसेसरी ऑर्डर्स को हम इशू करते हैं, नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं टू इंश्योर टाइम टारगेट्स इन द शेड्यूल आर इफेक्टिवली अचीव्ड। अभी डिस्कस किए थे, ऑर्डर इशू कर रहे हैं टू इंश्योर कि टाइम टारगेट अचीव हो रहा है। ये ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्पैचिंग। ये ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्पैचिंग। सेंस बना? ऑर्डर इशू किया टू इंश्योर टाइम टारगेट्स आर अचीव्ड, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग यही था, ध्यान है ना, बस यही। नेक्स्ट बोल रहा है द कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू बुक द लेबर इन्वॉल्व्ड। लेबर के लिए जो कार्ड बनता है प्रोडक्शन में, लेबर के लिए जो कार्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जॉब कार्ड। कौन से लेबर को क्या काम करना है, कितना वेज उसको मिलेगा, कितने टाइम तक उसको काम करना है, उसका रेट, उसका टाइम शिफ्ट कितने देर का होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ मिला के हम लोग उसको बोलते हैं जॉब कार्ड। उसको हम लोग बोलते हैं जॉब कार्ड। करेक्ट। लेबर कार्ड या वेज कार्ड से कंफ्यूज मत होना। लेबर रिलेटेड एक ही कार्ड बनता है, जॉब कार्ड। वेज कार्ड वगैरह अपने लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? कॉस्ट रिडक्शन हम लोग कैसे अचीव करेंगे? वर्क सैंपलिंग नहीं, वैल्यू एनालिसिस। हाँ, वैल्यू एनालिसिस मतलब क्या? एक एक चीज, रॉ मटेरियल सप्लायर को आप एनालाइज करोगे, क्या इसमें हम लोग को कम दाम में कहीं और से मटेरियल मिलेगा तो हाँ। प्रोडक्शन को आप एनालाइज करोगे, एक एक वैल्यू चेन मतलब क्या? रॉ मटेरियल से लेके सीधा फिनिश गुड जो कस्टमर तक पहुंच रहा है, वो पूरे चेन में, वो पूरे वैल्यू चेन में एक एक कंपोनेंट को आप देख रहे हो, कहां कहां कॉस्ट कम कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन तो वहां हो ही सकता है, राइट? कॉस्ट रिडक्शन। बाकी क्वालिटी का बात किया, वहां कॉस्ट का बात नहीं किया। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगेन वहां पे भी कोई कॉस्ट का बात नहीं होता। फिर एडिशन ऑफ वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं रॉ मटेरियल में थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल आया, कुछ वैल्यू ऐड किया गया और एक फिनिश्ड गुड्स निकल के कंज्यूमर या कस्टमर के पास गया, इसको बोलेंगे अपने प्रोडक्शन। इसको बोलेंगे प्रोडक्शन। नेक्स्ट, मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी। मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी। देखो, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट, ऐसे भी ये तो एलपीपी नहीं है। एलपीपी में दो मेथड होता है, ग्राफिकल जो हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर के थ्रू जिसका फॉर्म्यूलेशन हम लोग बनाते हैं ना, वही। और दूसरा एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड जो फाइनल लेवल में आएगा, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिंप्लेक्स मेथड जो है दैट इज पावरफुल एंड पॉपुलर। करेक्ट? क्लियर है? नेक्स्ट, recent trend in production या operation management which suggests use of minimal amount of resources to produce a high volume of high quality goods with some variety, इसको बोलेंगे लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन माने वेस्टेज को कम करना, मतलब कम से कम। इसका मतलब क्या हुआ? कमती से कमती इनपुट्स में आपका टारगेट रहेगा ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने का। करेक्ट?
लीन प्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखा था फ्लेक्सिबिलिटी, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी को। लीन प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? कमती से कमती रिसोर्स को यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाएंगे, वेस्टेज नहीं होने देंगे। सेंस बना? नेक्स्ट, effective capacity cannot be determined by which of the following factors। इनमें से कौन से फैक्टर से इफेक्टिव कैपेसिटी डिटरमाइन नहीं हो सकता? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना वरना कंफ्यूजन रहेगा। कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स में से इफेक्टिव कैपेसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, किससे नहीं कर सकते? प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मिक्स, उससे तो आप इफेक्टिव कैपेसिटी इंफ्लुएंस होगा। इजी डिजाइन है, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो इससे आप कर पाओगे, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैपेबिलिटीज। क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है, इफेक्टिव कैपेसिटी तो कम ही होगा ना। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा, इफेक्टिव कैपेसिटी कम होगा। नेक्स्ट, फैसिलिटी, ऑफ कोर्स आपका फैसिलिटी के हिसाब से तो मशीन का कैपेसिटी डिपेंड करेगा, इफेक्टिव कैपेसिटी डिपेंड करेगा, तो फैसिलिटी भी इंफ्लुएंस कर सकता है। मतलब द आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्लियर है ना? तीनों फैक्टर्स इफेक्टिव कैपेसिटी को इंफ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए आंसर है नन ऑफ द अबव। की क्वेश्चन बोला इनमें से कौन सा इंफ्लुएंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस में से कौन सा स्टेज पे मैनेजमेंट ट्राई करेगा टू चेंज इट्स अप्रोच फ्रॉम बाय माय प्रोडक्ट टू ट्राई माय प्रोडक्ट। मतलब बाय से ट्राई किस स्टेज में पहुंचेगा? ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रखा है। बाय से ट्राई वो बोलेगा इन ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में जब उसको ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना है, जब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना है, वहां पे वो डिस्काउंट बोलेगा। वो बोलेगा आप आके ट्राई तो करिए, नहीं जमेगा आप वापस पैसे ले जाइएगा, रिफंड कर दीजिएगा। तो ये आएगा ग्रोथ फेज में, जब उसको अपना मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्स बढ़ाने पे फोकस करना है। सेंस बना? नेक्स्ट, कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप्स। चेकअप तो ऐसी बात समझ में आ रहा है, इंस्पेक्शन का कुछ बात होगा, पर आगे देखते हैं। ओकेजनल चेकअप्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड टू इंश्योर हाई क्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं? बार बार हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो प्रोड्यूस हुआ वो सही से हुआ या नहीं हुआ, ऑप्टिमल डिजायर्ड क्वालिटी का हुआ या नहीं हुआ, मतलब इंस्पेक्शन। मतलब इंस्पेक्शन चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं बार बार। नेक्स्ट, which one of the following standards is associated with quality assurance in final inspection। इंस्पेक्शन मतलब कब होता है? वो सिर्फ प्रोडक्शन का बात किया। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 5 चीज होते हैं प्रोडक्शन में। एसी प्रोडक्शन, पहले डिजाइन किए डेवलप किए प्रोडक्ट को, फिर रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद में इंस्टॉल कराएंगे एसी को, एंड लास्ट में सर्विसिंग होगा। 5 स्टेप, पांचों मिला दे तो 9001 कवर करता है। लास्ट का एक और पहले का एक आप हटा दो, मतलब प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन अगर आप लो तो वो 9002 कवर करता है। और अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन यानी इंस्पेक्शन का बात करो तो वो 9003 कवर करता है। सेंस बना? और 9004 क्या था? फिर गाइडलाइंस का बात कर रहा था। सेंस बना? देखो, with reference to project management which one of the following is not correct। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से बताओ कौन सा, सिंपल सा बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉल्स कौन सा है? पहला, गैंट चार्ट इज द प्रिंसिपल टूल जो शेड्यूलिंग में यूज करता है, ये तो ट्रू है। रूटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन प्लानिंग, ये भी ट्रू है। प्लानिंग में तो पहला चीज रूटिंग ही होता है, उसके बाद अपने शेड्यूलिंग करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये भी ट्रू है। अगर टाइम आप बढ़ाओगे तो नेचुरल बात है कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, तो ये भी ट्रू है। फिर आंसर तो यही होना चाहिए, पर एक बार पढ़ लेते हैं। फ्री फ्लोट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईएफटी फ्रॉम ईएसटी, ये नहीं होता। फ्री फ्लोट तो टोटल फ्लोट से निकलता है ना, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ आगे का हेड इवेंट्स, राइट? टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। सेंस बना? फिर यहां आ रहा है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है? देखो,
मतलब अगेन फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पढ़ो पहला, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये प्रिवेंटिंग नहीं प्रिवेंटिव होना चाहिए था। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्लूड्स लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरहॉल एक्सेट्रा। भाई क्लीनिंग, क्लीनिंग क्यों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बनेगा? क्लीनिंग तो हम लोग डिस्कस किए थे ना, रूटीन मेंटेनेंस होता है। क्लीनिंग तो रूटीन मेंटेनेंस होता है, तो हिसाब से तो पहला वाला ही गलत है, पहला वाला ही फॉल्स है, यानी राइट आंसर वो है। आगे भी देख लेते हैं। The two types of cost, premature replacement and breakdown need to be balanced. हाँ, premature replacement और breakdown को हम balance करते हैं, preventive and breakdown. Next, wear and tear and obsolescence are two main causes of replacement of machinery. बिल्कुल wear and tear and obsolescence नहीं होना चाहिए, दो मेन कॉज है बेसिकली। A machine is technically obsolete when another machine can do the same job with more efficiency. हाँ, तभी हम इसको obsolete बोल देंगे। तो बाकी तीन ट्रू है, तो पहला आंसर अपना सही है। नेक्स्ट, to determine where the plant should be located for maximum operating economy and effectiveness, where the plant should be located for maximum economy and effectiveness, where मतलब क्या बात कर रहा है, किस जगह पे होना चाहिए प्लांट, वो कौन सा, which one of the following will refer to that? प्लांट लेआउट, फैसिलिटी लोकेशन, बिल्कुल लोकेशन ही होना चाहिए ना, लोकेशन, वो लोकेशन ही होना चाहिए। वेयर द प्लांट शुड बी लोकेटेड क्या बोलेगा, फैसिलिटी लोकेशन। सेंस बना? इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल डील्स विथ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लाई ओरिजिन टू डिमांड डेस्टिनेशन। अलग अलग सप्लाई से अलग अलग डिमांड की जगह पे अगर जाना है, फिजिकल मूवमेंट का बात करना है, कहां कर रहे थे हम लोग, कुछ चमका क्या, ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग फैक्ट्री था, F1 F2 F3, अलग अलग वेयर हाउसेस थे, कहां से कहां पहुंचना है, ट्रांसपोर्टेशन। मिनिमम कॉस्ट को कम करते हुए पहुंचेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, मिनिमम कॉस्ट को कम करते हुए, राइट, करेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ते चलो, ऑब्सोलेसेंस को प्रिवेंट करना। ये कौन सा मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव कर लो, ब्रेकडाउन कर लो, रूटीन मेंटेनेंस कर लो, मशीन को ऑब्सोलीट होने से रोक सकता है। मतलब ऐसा कौन सा मेंटेनेंस है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का मोबाइल फोन पुराना नहीं हो, मार्केट में नया फोन ही नहीं आए, पॉसिबल नहीं है, गलत। नेक्स्ट, टू इंश्योर स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, ये मेंटेनेंस का काम नहीं, स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट तो अलग चीज है। नेक्स्ट, टू सैटिस्फाई कस्टमर, भाई कस्टमर का बात कहां से हुआ, या तो मशीन का बात होना चाहिए, ये होगा। टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ को बढ़ाना है और प्लांट को गुड वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करके रखना है, ब्रेकडाउन कॉस्ट को कम करना है, ये सब होता है अपना मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट, अच्छे से पढ़ा हुआ ये चीज। नेक्स्ट, which one of the following recent trends in production या operations management involves drastic measures or breakthrough improvements to improve the performance of a firm? ड्रास्टिक मेजर्स, ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट कहां होता है, बीपीआर मतलब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ले लो, करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following process types is used when a very highly standardized product is desired in high volumes? very highly standardized product मतलब एक commodity जैसे शुगर, सीमेंट, स्टील, बोलने का मतलब इनमें कोई वेरिएशन या कोई भी वैरायटी नहीं होगा। तो जब वैरायटी नहीं होगा मतलब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस या फ्लो प्रोडक्शन बोलेंगे ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, राइट। नेक्स्ट, which one of the following aims at finding the best and most efficient way of using the available resources, men, material, machinery and money? ये मैंने आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करा रखा है कि यहां से एमसीक्यू आ सकता है। इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऐसा स्टडी है वर्क टाइम मेथड या मोशन स्टडी में से जो इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का बात करता है, वो था वर्क स्टडी,
वर्क स्टडी हमने स्पेसिफिकली मार्क कर रखा है बुक में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगेन फॉल्स वाले को आइडेंटिफाई करो, फॉल्स वाले को टिक मारो। क्या बोला? LFT is calculated from LFT of the head event। ये चलो ठीक है, इसको बोल सकते हैं LFT हम लोग आगे से पीछे आते हैं ना, L जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हेड इवेंट है, ये टेल इवेंट है, तो आगे वाले का L से पीछे L आते हैं ना, तो हेड इवेंट के L से अपने पीछे आते हैं, तो L आगे से पीछे ही आ रहे हैं, मतलब पहला वाला सही है। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द LFT ऑफ द हेड इवेंट, आगे वाले इवेंट से पीछे आ रहे हैं, यही करते हैं, ये ट्रू है। नेक्स्ट, स्लैक इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग। कौन सा स्लैक ऐड करने से आता है? वो भी EFT एंड LFT ऑफ एनी जॉब। स्लैक क्या होता है? स्लैक तो L माइनस E ऑफ एन इवेंट होगा ना, तो ये गलत है, दिस इज फॉल्स, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन से का एडवांटेज नहीं है? यहां क्या बोल रहा है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एडवांटेज कौन सा नहीं है? बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, नहीं उसका एडवांटेज है, बिल्कुल है। ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर्स, बिल्कुल उसका एडवांटेज है, वर्कर्स का सेफ्टी इंश्योर करेगा, कहीं कोई मशीन पार्ट टूटे नहीं। इंक्रीज ब्रेकडाउन एंड डाउन टाइम, अरे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से तो डिक्रीज वो होगा ना ब्रेकडाउन, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं तो ब्रेकडाउन तो कम होगा, तो ये कैसे एडवांटेज हो गया? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सेंस बना? सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एकदम क्लियर सेंस बना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। अगेन टाइम सीक्वेंस मतलब क्या? स्केड्यूलिंग। टाइम बोलते ही तो आपको स्केड्यूलिंग मार्क करना है, एकदम दिमाग ही नहीं लगाना इस चीज में। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एग्रीगेट प्लानिंग आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अगेन कौन सा? फॉल्स है। एग्रीगेट प्लानिंग इंटरमीडिएट टर्म का है, बिल्कुल। वो मास्टर स्केड्यूल से बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल बन के आएगा उससे, ये भी ठीक है। हाँ, एग्रीगेट प्लानिंग में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का बात करते हैं, मीडियम टर्म में मास्टर स्केड्यूल वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटी प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग आर क्लोजली रिलेटेड विथ एग्रीगेट प्लानिंग, बिल्कुल इसी से तो प्लानिंग और स्केड्यूलिंग करेंगे एग्रीगेट प्लानिंग में। तो बचेगा पार्ट डी, ये और डी में देखो आप पढ़ भी लोगे तो भी वही राइट आंसर है। वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन से डील करेगा, जैसे परचेजिंग फैसिलिटी। अरे भाई परचेजिंग फैसिलिटी तो लॉन्ग टर्म चीज है ना, वो इंटरमीडिएट थोड़ी होगा, मीडियम थोड़ी होगा, तो लॉन्ग टर्म चीज है। करेक्ट। नेक्स्ट, इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट, रूट शीट या ऑपरेशन लेआउट में क्या दिखाना है? रूट शीट बोल रहे हैं, मतलब रूटिंग का बात कर रहा है ना, रूटिंग का बात कर रहा है, तो यहां क्या होना चाहिए? रूट ऑफ, क्या रूट से किस प्रोसेस में काम होगा, किस सीक्वेंस में काम होते चले जाएगा? लिस्ट ऑफ मटेरियल्स नहीं, लिस्ट ऑफ मशीन्स नहीं, एवरी वर्क सेंटर एंड ऑपरेशन टू बी डन एट दैट वर्क सेंटर, बिल्कुल हर एक वर्क सेंटर किस सीक्वेंस में कौन सा वर्क सेंटर होते होते हम लोग काम करेंगे, ये होना चाहिए। सेंस बना? नेक्स्ट, इनपुट से आउटपुट बनाना है, इसको क्या बोलेंगे? ओएम बोलते हैं। अपना सब्जेक्ट ये है, इनपुट रॉ मटेरियल से आउटपुट बनाना है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ गया। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लेआउट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स ऑफ लेआउट में हम लोग क्या बोले थे? टीसीएस ने एक सूफी नाइट ऑर्गेनाइज किया था लेआउट प्रिंसिपल्स को अपने एम्प्लॉइज को बताने के लिए, याद आ रहा है? न्यूमोनिक्स, न्यूमोनिक्स के संग पढ़े थे, टीसीएस ने सूफी नाइट ऑर्गेनाइज किया था, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है? यही तो है अपना लेआउट प्रिंसिपल्स। टी, मिनिमम ट्रैवल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लेआउट कॉम्पैक्ट होना चाहिए। सी, एस, सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स इंश्योर करेगा, वापस है सीक्वेंस फॉलो करेगा। यू, यूसेज होगा। एफ, फ्लेक्सिबिलिटी। आई, इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगा। ये पढ़े थे। तो क्या है? सीक्वेंस है, यूसेज है, मैक्सिमम ट्रैवल थोड़ी है, तो मिनिमम ट्रैवल है, तो ये लेआउट का कोई प्रिंसिपल नहीं है। सेंस बना? इसलिए मैंने बोला अपना सब पढ़ा हुआ है, बस ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, गाइडलाइंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज एसोसिएटेड विथ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स। गाइडलाइंस
क्या था 1 2 3 नहीं 4। ISO 9004 गाइडलाइंस का बात करता है, राइट, ये गाइडलाइंस का बात करता है। नेक्स्ट, in a network diagram, the activity that must be completed prior to start of an activity is called what? पिछले वाले एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? प्रीडिसेसर। अगले वाले एक्टिविटी को सक्सेसर, राइट। प्रीडिसेसर हुआ ना, प्रायर टू स्टार्ट ऑफ एन इवेंट, उसके पिछले वाले को प्रीडिसेसर बोलेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्या है वो? कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं? देखते हैं। ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन में रहे, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद स्पेसिफाइड एक्यूरेसी, प्रोडक्ट एक्यूरेसी बना रहे, डिलीवरी पूरा रहे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। डाउन टाइम मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों रहेगा डाउन टाइम? डाउन टाइम को मिनिमम करेगा ना, डाउन टाइम मिनिमम करना ऑब्जेक्टिव है, तो आंसर ये है। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, with reference to characteristics of good product design, which one of the following is referred to as ease of manufacture with minimum cost? ease of manufacture मतलब क्या? मिनिमम कॉस्ट चलो ठीक है, कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करना है। ease of manufacture मतलब क्या? डिफिकल्ट नहीं हो, वो सिंपल हो, मैन्युफैक्चर करना सिंपल हो। इजी टू मैन्युफैक्चर मतलब रिलायबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी का इजी टू मैन्युफैक्चर कुछ नहीं है। प्रोडक्टिबिलिटी या मैन्युफैक्चरेबिलिटी वही तो था, इजीली प्रोड्यूस हो पाए, ज्यादा कोई हाई फाई मशीन नहीं चाहिए इसके लिए, इजीली प्रोड्यूस हो सकता है। प्रोडक्टिबिलिटी या मैन्युफैक्चरेबिलिटी। स्पेसिफिकेशन तो डायमेंशन डिजाइन वगैरह का बात किया, और सिंप्लीफिकेशन आपका इंस्टिंक्ट बोलेगा सिंप्लीफिकेशन, पर सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, वो प्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए, इजीली मैन्युफैक्चरेबल होना चाहिए। सेंस बना? तो इसी के संग अपना 127 एमसीक्यूज अपने सॉल्व कर लिया है। मैक्सिमम आपका पढ़ा हुआ है, जो बुक सही है, कुछ बहुत है जो इधर उधर से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको एक बार जान लो, इस तरीके से ही पेपर बनता है। अपना टारगेट होगा, अपने पूरा पढ़ चुके, पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक है, रिवीजन वीडियोस का लिंक है, मस्त एकदम थ्योरी रिवाइज करो, सॉल्व कर लो सारा एमसीक्यूज, यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। और एकदम जाके अटेम्प्ट कर लेना, जितना क्वेश्चन आए टू द बेस्ट ऑफ द स्पिरिट, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आपको दो सीक्वेंस में चलना है। नंबर 1, अगर आपको आता है तो एकदम क्लियर कट टिक मारना कॉन्फिडेंस में। अगर आपको नहीं आता है, क्वेश्चन छोड़ना मत, क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, देखना 4 ऑप्शन में से, सोचना थोड़ा, जितना ओएम आपने पढ़ा है उस बेसिस पे सोचना, जो ऑप्शन लग रहा है आपको एकदम ही नहीं है, वो ऑप्शन को क्रॉस किया। बचे हुए 2 ऑप्शन में, अब 2 ऑप्शन पे बॉइल डाउन हो जाओगे, उसमें से कोई एक को बेस्ट गेस देना। बेस्ट गेस दोगे, चांसेस होगा कि आप राइट हो, और उतना ही अपने को करना है, करेक्ट। विद दिस होपफुली आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आराम से मेरे से पूछ लेना, नंबर है तो व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, कॉल कर लो, और नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डन, ऑल द बेस्ट।